बाद ये लोग चाइना चले गए। चाइना के अंदर एक फेक MOU इन्होंने बनाया गया, जो कि बाद पता लगा सारा फेक था। इस सारे प्रोसेस के अंदर इन्होंने कंस्ट्रक्शन मुकम्मल रोके रखी। अभी भी अगर आप मौका चाह के देखें, आप मुझसे ज़्यादा आशना है कि सिर्फ रॉयल की लेफ्ट साइड जो है, और इन्होंने अपना ऑफिस सिर्फ तैयार किया और कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ। सूफ का तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन मूव की CM पोर्टल में, SP ऑफिस व कमिश्नर ऑफिस, ये सारा प्रोसेस चलता रहा। किसी किस्म का कोई मामला किसी भी तरफ से हमें जो है गढ़वाला कमर्शियल हब के मालिकान वो किसी भी मकाम पर नहीं आते। दोस्तों ने प्रेशर डाला, ADCR साहब इसमें इन्वॉल्व हुए और दिसंबर 2024 के अंदर दोस्त जो हैं वो ADCR के सामने पेश हुए। ADCR ने गढ़वाला कमर्शियल हब के मालिकान को तलब किया। वहाँ पर आके इन्होंने पैंतरा बदला और कहा कि जी जो 16,000 की हमने आपको एक्सेलेशन चार्जेस दिए थे वो 7,000 स्क्वायर फुट कर दिए। ये बात उस बात से भी मुकर गए हमेशा चार्ज। इसके बाद दोस्तों ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। हमने उन्हें नोटिस भिजवाए। उस नोटिस के जवाब में बजाय इसके कि वो हमें कोई यकीन दिलाते, इन्होंने हम सब की दुकानें मनसूख कर दी। जिन जिन दोस्तों ने नोटिस भेजे, दुकानें मनसूख होने के बाद तमाम दोस्तों ने ये मुश्तरका फैसला किया कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करनी चाहिए। जून 2025 में हमने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और उसके अंदर आप सबका केस जो है वो हमने प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने रखा और इदारों से गुजारिश की कि हमें हमारी दादरसी की जाए और हमारी मदद की जाए। इसके बाद इन्होंने जो अगला पैंतरा बदला गढ़वाला कमर्शियल हब के मालिकान ने, वो वही था जो आमतौर पर हर शातिर शख्स करता है, डिवाइड एंड रूल। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हमारे ही दोस्तों, चंद दोस्त जो जरा बेसब्रे थे, उनके साथ न जाने क्या मामला तय किए और एक मुफाहमती ग्रुप के नाम से बना दिया। हमारी वसूल कल भी देखिए कि हम आज भी उन दोस्तों के लिए दरवाजे खुले रखे बैठे हैं। अगर वो दोस्त पूरी ईमानदारी और सिद्ध के दिल के साथ हमारे साथ आते हैं, बिस्मिल्लाह, हमारे दरवाजे आज भी खुले होंगे। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन एक जगह से दो बार दंड नहीं खाता, हम बारहा 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 झूठे वादों की वजह से जनाब गढ़वाला कमर्शियल हब के डायरेक्टरान के किसी भी वादे पे अब यकीन नहीं करते। ये सारा मामला इस वजह से आपके गोशगुजार करना था कि इस मामले में आपके इल्म में आए कि गढ़वाला कमर्शियल हब की जो एक्शन कमेटी है मुतासरीन की, वो अब तक क्या काम कर रही है। बहुत सारे ऐसे मामला हैं जो कि आपके इल्म में नहीं होता। ये हमारे वो दोस्त हैं जो अपने ज़ाती मामला, ज़ाती कारोबार छोड़कर दिन और रात आपके लिए कोशिश है। हमें इन सब को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और इनका साथ निभाना चाहिए। प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा जनाब मोहतरम डॉक्टर ज़ुहैब साहब से कि वो आकर आपको ये बताएं कि अब तक क्या हमारे माली अखराजात हुए हैं और इस सारे प्रोजेक्ट को हम किस तरह आगे लेके चल रहे हैं। मैं जनाब डॉक्टर ज़ुहैब साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो टाइल्स पर तशरीफ लाएं। चार्जेस में भेजी गई और एक लॉजिकल थी जब हमने उसकी जस्टिफिकेशन मांगी कि भाई जस्टिफिकेशन दे, ये चार्जेस आपने किस तरह से कैलकुलेट किए, तो बजाय उसके कि जस्टिफिकेशन देता या थर्ड पार्टी ऑडिट करवाता, वो ऊपर से हमारे ऊपर ही चढ़ाई करता रहा और मुख्तलिफ मामलात में डिलेइंग टैक्टिक्स और हमें काउंटर करने के लिए इदारों को सेटल करता रहा। हमने तकरीबन 1.5 साल पहले जब पहली इलेक्ट्रिफिकेशन की इनवॉइस आई, एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और आप लोगों को याद होगा कि हमने एक कमेटी बनाई।
वर्किंग बॉडी बनाई, एग्जेक्टिव बॉडी, ठीक है। उस एग्जेक्टिव बॉडी ने अपने अखराजात, अपने खर्चे, कुछ पैसे इकट्ठे किए, 3000 पर हेड पहले स्टार्ट में इकट्ठा किया, फिर 15 से 16 बंदे थे, ठीक है। जो उस टाइम पे साउंड सिस्टम के या और कोई अखराजात आए तो फ्लैक्सेस बनवाने के, वो खुद से मीट किए, आने जाने के और मुख्तलिफ चीज़ों के। उसके बाद आगे आगे जैसे जैसे काम आगे चलता गया, हम लोगों ने 10,000 पर हेड की वर्किंग बॉडी ने दोबारा कलेक्शन की, ठीक है। कुछ फंड्स हमने जनरेट किए। बारहा लोग कहते रहे कि आप मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं, कमिश्नर ऑफिस, सिटी ऑफिस, प्रिंटिंग का खर्चा, कोई और आने जाने का खर्चा, तो आप बाकी इन्वेस्टर्स से भी पैसे कलेक्ट करें। लेकिन उसके लिए कई तरह के मसाइल थे, हम नहीं चाह रहे थे कि ये काम पर लॉन्ग हो। हमारी कोशिश ये थी कि ये जैसे तैसे करके वाइंड अप हो, हमें ज़रूरत ना पड़े इन्वेस्टर से पैसे लेके और इसको कोर्ट में लेके जाएं या अदर फॉरम्स पे इसको लेके जाएं। लेकिन जब मामला किसी साइड पे बैठता नजर ना आया तो आप इन्वेस्टर्स के कहने पे हमने एक कलेक्शन का मैकेनिज्म बनाया, उसके लिए एक फाइनेंस कमेटी बनाई और बाकायदा तौर पे इससे पहले हमने एसोसिएशन रजिस्टर कराने के लिए भी बहुत मेहनत की कि गढ़वाला कमर्शियल हब की इन्वेस्टर्स की एसोसिएशन रजिस्टर हो जाए। लेकिन उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, ठीक है। SCCP से रजिस्ट्रेशन और बाद में एक कंबाइंड आपको बनाना होता है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, मुख्तलिफ तरह के लोग वो फुल टाइम दे नहीं पा रहे थे। तो उसको हमने अवॉइड करने के लिए एक जो है मुश्तरका अकाउंट ओपन करवाने का भी प्लान किया। अब मुश्तरका अकाउंट जब ओपन करवाने के तो बैंक्स ने बताया कि मुश्तरका अकाउंट जो है वो आपके ब्लड रिलेशन वाले बंदों का बनाया जा सकता है। तो फिर हमारे जो सीनियर मोस्ट बंदे थे जिन पे सबका ट्रस्ट था, इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट था, तारिक साहब, उनके नाम पे हमने एक सिंगल मेंबर अकाउंट ओपन करवाया और सभी इन्वेस्टर्स से रिक्वेस्ट की कि अब आप लोग इसमें अपनी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। ये जितना भी काम किया हमने आपकी मुशावरत से किया। तारिक साहब के अकाउंट को बाद में देखने के लिए कि उसमें से क्या क्या अमाउंट निकल रही है और कहाँ पे जा रही है, हमने एक फाइनेंस कमेटी बनाई। फाइनेंस कमेटी जितने भी बिल्स होते हैं उन बिल्स पे साइन करती है और वो अप्रूव होता है, उसकी एक मुकम्मल फाइल तैयार है। जिस तरह से एक फंड में जिस तरह काम होता है उस तरह से हमने इसको प्लान किया ताकि कल को कभी भी कोई एतराज़ ना आए किसी भी बंदे का। जितने कलेक्ट के पहले पैसे उससे ज़्यादा तो हम खुद से लगा चुके थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पे हमने उसके बाद वर्किंग स्टार्ट कर दी, लॉयर्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया कि अब हमने क्योंकि इसको लीगली परस्यू करना है तो उसके लिए हमने लॉयर्स को हंट करना स्टार्ट किया। मुख्तलिफ लोग थे जिनके थ्रू हमने कहा भाई जिसका रेफरेंस वाला जो लॉयर है, आप लोगों को भी पता होगा कि हम ग्रुप्स में भी मैसेज करते थे कि अगर किसी का कोई रेफरेंस वाला लॉयर है तो वो हमें बताए, हम उससे जाके मिलें और इंफॉर्मेशन लें कि इस मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है, किस फॉरम के ऊपर इसको लेके जाना बेहतर है। उस सिलसिले में बहुत से लॉयर्स से मुलाकात हुई, कुछ हमारी कमेटी में भी लॉयर्स थे, प्रैक्टिसिंग नहीं लेकिन उनके अपने रिलेशन भी थे। हमने उनके सीनियर्स से भी डिस्कस की, जो अपने जानने वाले थे उनसे भी डिस्कशन की। उसके बाद हमने एक लॉयर्स की टीम हायर की और कोर कमेटी ने अपने तौर पे उन लॉयर्स के बारे में सभी ने म्यूचुअल कंसेंसस से कचहरियों से पता करवाया कि ये लॉयर किस तरह से हैं। जब सब ने अपने एतमाद का इजहार किया कि लॉयर ठीक हैं, ऑथेंटिक हैं, तो हमने उनको फाइनल कर दिया और हमने ये टीम ऑफ लॉयर्स जो है हायर की, एक रामेला एसोसिएट्स और दूसरी मलक तौसीफ साहब, इन दोनों के थ्रू हमने लीगल नोटिस सेंड किए, तकरीबन 500 प्लस नोटिस सेंड किए। कुछ रामेला एसोसिएट के थ्रू किए, कुछ तौसीफ साहब के थ्रू किए। अब एवरेज नोटिस की अमाउंट जो डिफरेंट लॉयर्स के थ्रू भेजी गई और उसके साथ कुछ डाटा एंट्री का काम था, वो हम पार्ट टाइम में खुद भी करते रहे और कुछ लड़की हायर करके डाटा एंट्री करवाई। जितनी भी फाइल्स थी उनका रिकॉर्ड रखना, किसके नाम पे है, बहुत सारी चीज़ें थी। इसमें मैसेज किसी और नाम से आता था, फाइल किसी और बंदे की होती थी, ठीक है। CNIC नंबर, GW नंबर, हर चीज़ का एक प्रॉपर रिकॉर्ड हमने रखा। किस बंदे ने पैसे भेजे हैं, वो रसीद उसकी कहीं डुप्लीकेट तो नहीं हो रही, कोई और बंदा तो नहीं वो सेम रसीद भेज रहा। ये सारी वेरिफिकेशन और काम करने के लिए कुछ डाटा एंट्री
एंट्री और सॉर्टिंग के लिए एक्सपेंसेस लगे। एवरेज जो नोटिस अमाउंट है पर हेड 3200 पर हेड लगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जो गटवाला कमर्शियल हब की मैनेजमेंट के केसेस चल रहे हैं, इनकी दो कंपनियां शाहनवाज प्राइवेट लिमिटेड और डैगमार प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने आपस में ही कुछ केसेस किए हुए हैं। इनके अपने आपस में जो केसेस हैं उनका जो इफेक्ट है वो हमारे इन्वेस्टर्स के ऊपर होता है। तो उनको फॉलोअप लेने के लिए हमने वर्किंग की, लॉयर को इंगेज किया कि इनके जो केसेस चल रहे हैं, उनकी जो डेट्स आ रही हैं, उनका शेयर्स का मसला है, उनका डिलेइंग टैक्टिक्स जो उसमें वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि ये इसी वजूहत की वजह से डिले या प्रोजेक्ट आपस में ही केस करके कि मैंने इसको बेची ज़मीन, उसने मुझसे ली, तो वो मुख्तलिफ फॉरम से यूज़ करना चाह रहा हूँ केसेस को। उसको फॉलोअप करने के लिए हमने लाइट्स को इंगेज किया, उसमें फॉलोअप किया और मुख्तलिफ चीज़ें की, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल केसेस कुछ चल रहे हैं जो इन्वेस्टर्स की तरफ से गटवाला कमर्शियल हब वालों ने खुद से जो हमें लगा करवाए हुए हैं, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको वो अपने हक में फैसला लेके सारे इन्वेस्टर्स पे इम्प्लीमेंट करने का प्लान कर रहा था। हमने लॉयर्स की टीम के थ्रू उसको टैकल किया, ठीक है, और काफ़ी केसेस को डिसॉल्व किया कि उनके डिसीजंस को वो हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट ना कर सके। सारे केसेस की जो रिसीविंग्स लेनी, ठीक है, उनके प्रिंट्स, उनके फॉलोअप, देन व्लॉग, सोशल मीडिया कैंपेन, इन सारे में तकरीबन 1000 पर हेड जो है अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आया। देन इसके बाद हमने नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक्सपेंसेस आए, मीडिया में चीज़ें देनी पड़ी, कुछ और सोशल मीडिया मार्केटिंग की, नैब की तरफ हमने मूव किया, नैब के लिए डाटा कंपाइलेशन और थ्रू लाइव मूव किया हमने, ठीक है। थ्रू लाइव मूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती हैं और जो सारी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। लेटेस्ट स्टेज पे मलिक साहब खुद ही वो आपको डिटेल देंगे कि थ्रू लॉयर क्यों किया और किन किन चीज़ों की वजूहात की वजह से ये किया। FIA को देखने के लिए, नैब को देखने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के लिए जो लॉयर की टीम इंगेज की, उसके जो एक्सपेंसेस थे वो हमने इंस्टॉलमेंट्स पे उनको पे किए और वो तकरीबन 3000 पर हेड आए। नेक्स्ट जितने भी हमारी लाहौर में जाना या लॉयर्स को हमें फंड करना, उसके लिए ट्रैवलिंग थी, फाइलिंग है, डाटा एंट्री, प्रिंटिंग, गैदरिंग, जो ये आज की गैदरिंग है, इससे पहले लॉयर्स की या कोर कमेटी की गैदरिंग 2-4 बार तो हम गटवाला वालों को भी खाना खिला चुके हैं। तो मुख्तलिफ गैदरिंग्स के लिए जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 1200 पर पर्सन, ये टोटल अगर हम करें तो तकरीबन 8400 के राउंड अबाउट हो जाते हैं। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं इन सब का रिकॉर्ड किस चेक के थ्रू निकले, कौन सा बिल कहाँ पे आया, वो सारा मौजूद है और जो फाइनेंस कमेटी है उसकी तरफ से वो साइन मौजूद है। अगर कोई मज़ीद डिटेल्स देखना चाहे तो वो ऑफिस में सारे बिल्स, डाटा एंट्री, हर चीज़ देख सकता है। इसके बाद अब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू होगा और उससे पहले मैं मैं तलहा साहब को कहूँगा कि वो कुछ ब्रीफिंग दें, जो MOU है या जो कुछ क्वेश्चन है, पॉसिबल क्वेश्चन हैं लोगों के, उसके बारे में आप सबको ब्रीफिंग दें। शुक्रिया। पढ़ा कि क्या मामला हुए हैं, इन्होंने आपस में एक दूसरे पे केसेस करके, जिसमें वो तौसीफ साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आपकी मेजॉरिटी जो फाइल्स हैं 90%, उसमें 90% के ऊपर साइन हुए दिलनवाज के, और ये दिलनवाज को कंपनी से फारग करना चाह रहे थे उन केसेस के थ्रू, वन साइडेड। वो फारग हो जाता तो अल्टीमेटली हमारे एग्रीमेंट जीरो हो जाते थे, क्योंकि हमारे तो एग्रीमेंट हुए हुए थे दिलनवाज के अंगूठे और साइन के साथ, तो हम लोग तो बिल्कुल हवा में चले गए थे। ये जो एग्रीमेंट थी ये हमारे सिर्फ रद्दी का टुकड़ा था और कुछ भी ना रह जाता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी चेक एंड बैलेंस किया गया, वो मलिक साहब आपको बेहतर ज़्यादा तफसील से बताएंगे। उसके बाद जी जब हम नैब में गए हैं तो नैब में जाने से पहले सब दोस्त यहाँ पे बहुत सारे चेहरे फेमिलियर हैं जो मुझे ADCR के ऑफिस में मिलते रहे। ADCR के ऑफिस में जब बात चली तो एक अदारा था, हमने कहा कि यहाँ पे मसला हल कर लेते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमको लीगल केसेस के अंदर जाएं या नैब में जाएं, क्योंकि हमारा पहला फोकस ये था कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जो पैसे वापस लेना चाहता था। हम अपनी दुकानें चाहते हैं, आज भी हम अपनी दुकानें चाहते हैं, हमें कंप्लीट करके दुकानें दी जाएं ताकि हम उसमें अपना बिजनेस करना, हमारी रेंटल इनकम, व्हाटएवर जो भी हम उसका यूज करें। तो हमारी कोशिश यही थी कि जब हम ज्यादा जाते थे ऐसी जगहों पे कि प्रोजेक्ट बदनाम ना हो जाए। आज हम पे इल्जाम लगाया जाता है हम प्रोजेक्ट बदनाम करते हैं।
हालांकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया। एडीसीआर के अंदर वहां पे बहुत सारे दोस्त इनमें से मौजूद भी थे रूम के अंदर। इन्होंने एक इलेक्ट्रिफिकेशन की मैं एग्जांपल दूंगा। इन्होंने कहा जी हमें 62 करोड़ रुपए का नोटिस आया। तो मैंने उसी वक्त कैलकुलेशन की, मैंने कहा जी ठीक है 62 करोड़ का नोटिस अगर आया है आपको, जबकि लैंड और ये सारी चीजें, और ये 62 करोड़ का नोटिस था 2024 का, ये 2019 का नहीं था, जबकि वहाँ फेस्को का नुमाइंदा मौजूद था और उसने कहा कि इनको हमारे पास 2019 में आना चाहिए था, 24 में नहीं, जिसपे एडीसीआर के कमेंट है, अगर वो रिपोर्ट किसी ने लेनी हो तो वो मिल भी जाएगी, तो अवेलेबल है हमारे पास। उसने उसमें कमेंट ये दिए है कि 2019 में आपने जाना था बिजली लगवाने के लिए, चले चार्जेस बेशक इन्होंने पे करने थे, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि 2019 और 24 में कितना फर्क है, जिसमें फेस्को के नुमाइंदे का कहना ये था कि सर जी ये तो मोर देन 50% है। तो उसने कहा फिर ये इन्वेस्टर्स क्यों पे करें, कसूर तो आपका है, आपकी प्लानिंग का फ्लॉ। उस पर सीईओ साहब जो है उनके जिशान साहब, उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। उस पर जब मैंने कैलकुलेशन की, तो आप सब भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 25% या 30% हमें सोल्ड आउट हुआ है, और अगर 70% इनके पास पड़ा है तो ये 30% देना था हमने। जब आप डिवाइड करेंगे वो 500-600 रुपए पर स्क्वायर फीट बनता है, और अगर आप 100 स्क्वायर फीट की दुकान बनाएंगे 50-60 हज़ार रुपये, 60,000 रुपया बन जाएगा आपका। तो मैंने उसी वक्त कहा कि जी हम इतना देने को तैयार हैं, ये लिख दें इस बात को। ये वहां से भी भाग गए। जब ये मीटिंग हुई है उसके बाद ये लोग दोबारा वहां पे हाजिर नहीं हुए, वट एवर द रीजन, इन्होंने किसको अप्रोच किया किसको नहीं किया, वो एडीसीआर की जो चीज है उसको वहां पे रोक दिया गया। अब देखिए जिन जिन अदारों में दोस्त गए हैं वहां पे इन्होंने फोर्सफुली ऐसे आप दोस्तों ने दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मजाक होता है, सेकंड करेंगे मलिक साहब जब आएंगे, लोग कहते हैं कि हमें जो है, लोग मजाक करते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट 5 लाख रुपए से शुरू हुआ था। अच्छा ये अल्फाज हमारे नहीं है, सबसे मजे की बात है, उन दोस्तों को ये आइडिया नहीं है, ये अल्फाज उनके अपने हैं, ठीक है। मलिक साहब सेकंड करेंगे जब आएंगे, वो आपको ब्रीफिंग में बताएंगे डिटेल में। ये 5 लाख रुपए से शुरू हुआ जी प्रोजेक्ट। और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, जो दोस्त उनके कमरे में जा चुके हैं, जो शाहनवाज साहब से मिलते हैं या जी दिलनवाज साहब से मिलते हैं, वहां पे एक चाय बॉय आता है, 2.5 लाख रुपए उसकी जेब से गया हुआ। ये मेरे अल्फाज नहीं, ये इनके अपने बताए हुए अल्फाज है। और बाकी को 25-30 हज़ार के टोकन मिले थे, जिससे पहला टोकन जी 5 लाख का इस जमीन का दिया गया। और ये जो 72 करोड़ की जमीन है, ये माशाल्लाह आप सब ने जो है इनको खरीद के दी है, जिसपे ये कहते हैं कि आज हमारा ही हक है, इसके अलावा और किसी का हक ही कोई नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट की बेस रियलिटी में ये है, ये उनके अल्फाज हैं, ये हमारे अल्फाज नहीं है, ठीक है। ये अच्छा है कि मेरे पास जो गवाह है वो एक लॉयर है, ठीक है। हमारे लॉयर ही हमारे गवाह हैं इस मौके पे, वो आपको आपके मजीद इस पे एक्सप्लेन करेंगे। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो हमारे पास नैब के अलावा और कोई अदारा ऐसा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको रिकवरी करा के दे सके। कोई एक ऐसा अदारा नहीं है। एफआईए है, अगर आप नैब की हद क्रॉस कर जाते हैं तो उनके पास है, अगर आप उसकी हद से नीचे हैं जो 50 करोड़ की हद है तो आप एफआईए में जाते हैं। यही 2 अदारे हैं। इसके अलावा पुलिस आपको कब्जा लेके दे सकती है, लेकिन दोस्तों की ख्वाहिश थी कि नहीं जी पहले हम पोर्टल पे जाएं, और वहां से पुलिस शायद कुछ करेगी। सीपीओ साहब से मीटिंग हुई, उसमें वो दूसरे ग्रुप के दोस्त भी शामिल थे हमारे साथ। उन्होंने कहा जी पुलिस इसमें कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। पुलिस आपको, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई है तो आपको कब्जा लेके दे सकती है। तो रजिस्ट्री की बात आई तो इसने फटाफट जो है जी मैं का ततीमे लगवा के आप हमें चार्जेस पे करें। देखिए रजिस्ट्री करवा के हम क्या करेंगे जब वो कंप्लीट ही नहीं है। रजिस्ट्री करवा के हमने खुद दीवारें लगानी है, वहाँ पे हमने खुद बिजली लेके आनी है, ये काम तो सारे इनके थे। तो हमने ये कहा कि हमें रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आप कंप्लीट करके हमें पोजेशन दें। हम पोजेशन के ऊपर फंस गए। वो कहते जी हम आपको रजिस्ट्री देते हैं। हमने कहा जी रजिस्ट्री कैसे कराएंगे जब पोजेशन ही नहीं है। और पोजेशन मैं तो नहीं लेता खाली इसी तरह लेंटर की एक पोजेशन ले लूँ कि मैंने आपको पैसे दिए थे पूरी दुकान के। तो इन्होंने वहां से भी राह फरार अख्तियार कर ली फिर। और उसके बाद फिर इन्होंने कोशिश की, जब हम नैब में जाने लगे, पहले तो ये सुकून में आ गए ना कि ठीक है कोई नहीं, लोग खपते रहे बाहर, जो भी है हम दौरे करें दुनिया के और इधर उधर घूमे फिरें, जो भी मामला होता है। अब जब नैब में दोस्त इकट्ठे हुए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जब हम नैब में पहुंचे हैं तो इनको जाहिर है तकलीफ तो पहुंची है, और वो कहते हैं जी मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं इनको 1-1 करोड़ के हर्जाने के नोटिस भेजेंगे, ये हमें भेजे, हम इंशाल्लाह ताला से 10 करोड़ के नोटिस के हर्जाने भेजेंगे। ये कैसे भाग जाएगा ये हमसे, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या किया कि इसने कहा इसमें हम डिवाइड डालते हैं, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। तो एक एमओयू किया गया, वो एमओयू में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, उसमें 4 या पॉइंट रेलिवेंट जो है ना चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि उसके अंदर क्या हुआ है। उसके अंदर सबसे पहली बात जो हुई है ना जी, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इन्होंने वहां पे चीज डाली है, इन्होंने आपसे सारा कुछ MEP पूरे की जो है ना वो मांग लिया कि जी हम इसकी कैलकुलेशन करके आपको देंगे। और इसमें मैकेनिकल वर्क होता है जी, मैकेनिकल वर्क के अंदर आता है HVAC आपका हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम होता है, एयर कंडीशनिंग का। आप सबकी फाइल्स चाहे 2018 की, 19 की, 20 की, 21 की, 22 की, 23 की, 24 की, सब के ऊपर फिक्स चार्जेस लिखे हुए हैं 10% के। इस MOU के अंदर उस बंदे ने इसको घुमाया, और वहां पे मुझे नहीं पता कि कैसे हमारे दोस्त बैठे थे, किसी लॉयर को पढ़ा लेते। हम बार बार कहते रहे कि जो भी साइन करे उसको लॉयर को पढ़ा ले। उसने हमारा जो असल एग्रीमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी का ये है कि जी 1 यूनिट ये ले आएगा
उससे जो मेरी दुकान तक या आपकी दुकान तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन होनी है वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम एग्रीमेंट पे भी जाते हैं, ये कहते हैं ना एग्रीमेंट की बात करें तो, और वो भी 2019 में जाते हैं। 2019 में अगर कोई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बंदा वो बता सकता है कि 2019 में तारों की प्राइसेस क्या थी और आज तारों की प्राइसेस क्या है, वो भी हमें इन्फ्लेट होगी लगनी है। लेकिन चले वो हमारे एग्रीमेंट का पार्ट है जी, हमने कहा जी ठीक है हम वो देते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड लेके देना 3 एकड़ की, 2.5 एकड़ की, 2 एकड़ की, जो भी इनकी डिमांड है, वहाँ पे आपने ग्रिड स्टेशन लगना है, उसका खर्चा हमारे पे नहीं पड़ता था, वो इनकी प्लानिंग का पार्ट था। इन्होंने इस एमओयू के अंदर क्या किया है जी, इन्होंने वो सारी कॉस्टें शामिल कर दी हैं कि हम इस एमओयू के तहत आपसे वो भी क्लेम कर सकेंगे जो कि 10% पे आपकी कैप हुई हुई है। HVAC सिस्टम की, एयर कंडीशनिंग की जितनी भी आपकी हैं वो 10% पे लिखी हुई है, हर फाइल में लिखी है, वो उसमें कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज नहीं है। इसने चालाकी से वो चीज़ भी इसके अंदर मेंशन कर दी कि हम एक्स्ट्रा के ये वाले पैसे भी इनको चार्ज कर रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि जिस पे अब ये कह रहे हैं कि शायद चेंज करते हैं एस्केलेशन चार्जेस में। देखिए एस्केलेशन चार्जेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एस्केलेशन चार्जेस आपकी फाइल में मेंशन है तो उसके ऊपर कंडीशन मेंशन है कि अगर इन्फ्लेशन होती है, अगर इन्फ्लेशन होती है और अगर कोई महंगाई ऐसी बढ़ जाती है कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे 20 रुपए लगाने थे, मेरे पास आए 17 रुपए हैं, तो 3 रुपए की एस्केलेशन हो गई है, तो मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जी मैंने यहाँ तक काम कर दिया है और 3 रुपए मेरे अभी जो है ना वो मेरे पास नहीं है, आप वो 3 रुपए दें तो ये एस्केलेशन बन जाएगी। एस्केलेशन लिखे होना का मतलब कतई ये नहीं है कि एस्केलेशन देनी है। हमारे कुछ दोस्त अज्यूम कर रहे हैं और ये बात भी बार बार हो रही है, दूसरी साइड से एक लॉयर थे उन्होंने बात की जी एस्केलेशन देनी, एस्केलेशन देनी नहीं है। एक सिंपल सा सवाल है, मेरे पास प्रूफ नहीं है उस डॉक्यूमेंट का, लेकिन इनका अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट है जी जो दिखाया गया है एक वक्त हमें ऑफिस के अंदर कि इनकी जो एवरेज कॉस्ट है वो 20,000 रुपए पे जो है ना जी आज की डेट में टैक्सेस डाल के कंप्लीट होता है पर स्क्वायर फीट, सब चीजें डाल के। हालांकि ये मैं आपको इन्फ्लेटेड बता रहा हूँ, आप किसी भी हबीब कंस्ट्रक्शन से ले लें जी, आप केकेपी प्राइवेट लिमिटेड से ले लें, आप किसी से भी कोई भी डिटेल लेंगे ना आपको बता देगा कि कितने में ग्रे बनता है, कितने में फिनिश होता है। क्या आप लोग घर बनाते हैं उससे 2 रुपए ऊपर तो जा सकती है, कितने का घर बनता है 4,045 रुपए स्क्वायर फीट आज भी फिनिशिंग में। तो आप ये देखें कि आज की डेट में भी इन्होंने जो हमें बेचा हुआ मॉल है उसकी एवरेज 20,000 पर स्क्वायर फीट है। अगर इनका रेवेन्यू 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ है और आज भी कॉस्ट आज भी बढ़ा के कॉस्ट 2025 की भी ये डलती है, 2023 में तो 24 में तो हमारी किस्तें खत्म हो गई ना, उससे आगे की तो हम जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जो 2025 में भी आज भी कॉस्ट डलती है वो बराबर है, तो फिर एस्केलेशन बनती किस चीज की है? ठीक है चले फिर भी कहते हैं कि एस्केलेशन बनती है तो कोई हिसाब तो देना उसका। ये अपनी मर्जी से जब दिल करता है 16,462 रुपए की इनवाइस, जब दिल करता है 7,000 रुपए की इनवाइस, कभी इतने की इनवाइस कभी उतने की इनवाइस। तो बेसिकली ये इंटेंट शो करता है जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई चीज होती है पहले आपकी नीयत होती है, इसलिए अल्लाह ताला ने भी कहा है कि माल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत होती है तो आप उस काम पे जाते हैं ना, नीयत के बगैर तो कोई नहीं जाता काम पे। ठीक है तो आपकी अगर सुबह नीयत ना ऑफिस जाने की, आप ऑफिस से नहीं जा सकते, आप नीयत करेंगे, उठेंगे, फ्रेश होंगे, फिर ही ऑफिस जाएंगे। तो बेसिकली इनकी नीयत है कि सिर्फ इनको दौड़ाया जाए और इनको डिवाइड किया जाए ताकि नैब के प्रेशर से बचा जा सके और इनकी जो नफ्सियाती हद है नैब की उसको मैं किसी तरह लोगों को कंफ्यूज करके नीचे ले आऊं ताकि वो वहां जाके बयान ना दे और मैं अपनी मनमर्जी करता फिरूं। अगर उसको नैब का डर नहीं है तो उसके 3 डायरेक्टर इस वक्त मुल्क से बाहर क्यों है? क्या जरूरत पड़ गई कि 3 डायरेक्टर जो है वो मुल्क से बाहर भेज दिए गए हैं? ऐसी क्या जरूरत थी? ऐसा क्या प्रेशर था कि वो रातों रात हॉस्पिटल भी एडमिट हो गया और रातों रात वो कुछ दोस्तों को ऑफर्स भी करने लग गया, जिन दोस्तों के बारे में वो बड़ी गलत किस्म की, मैं पब्लिकली नहीं करना चाहता, बहुत गलत किस्म की बातें भी करता था जिसपे हम उसे काउंटर भी करते थे कि आपको ये अलाउ नहीं है, वो आपके इन्वेस्टर है, आपकी रिस्पेक्ट ज्यादा बनती है। हमारे तो वो कुलीग हैं किस्म के इन्वेस्टर हमारे साथ के, आज उनको साहब साहब कहता है और हमसे उसको मसले शुरू हो गए। असल इशू सिर्फ ये है कि उसकी नीयत नहीं है और अब उसे पता है कि नैब का अदारा एक ऐसा अदारा है जो रिकवरी करा के दे सकता है और जो आजकल सारे लोगों को पकड़ भी रहा है। तो उसके ऊपर उसकी जो है ना वो जिसे कहते होते हैं वो हवा टाइट हुई हुई है और वो कहते हैं कि किसी तरह मैं डिवीजन करूं और ये लोग वहां पे पूरे ना हो सकें और मैं किसी तरह वहां से जान छुड़ा लूं, जिसके लिए ये बड़ी और भी कोशिशें कर रहा है, हाई कोर्ट में भी कोशिशें कर रहा है, लोअर कोर्ट में भी कोशिशें कर रहा है। दूसरा, जब लीगल नोटिस गए, सर लीगल नोटिस जाने का मतलब ये थोड़ी था कि हमने इसको कोई अंदर करवा दिया, कोई FIR करा दी हमने इसके ऊपर। इसने उसका बजाय पोलाइटली कि लोगों को प्रॉब्लम है, आता बुलाता बैठ के बात करता, इसने उसे कहा जी हमने दुकानें कैंसिल कर दी हैं। उसकी लीगल हैसियत क्या है वो मैं तौसीफ साहब के लिए बेहतर समझता हूँ कि वो आपको आके बताएंगे। उन्होंने वो भी टैक्टिक यही खेला है कि डरा दो, ठीक है डरा दो, आपको दुकानें नहीं मिलेगी। अभी भी आप जो मैसेजेस डिफरेंट रोटेट हो रहे हैं वो यही हो रही है जी आप फिर जाने के दावे हो जाए। कैसे हो जाएंगे दावे आप फिर जाने के? क्या किया आपने ऐसा कि इसको पैसे दिए? ये जुर्म है आपका।
और साथ में इसने कहा जी कि हम आपकी दुकानें नहीं आपको मिलेंगी। तो भाई आप जो हैं, जो जितने दोस्त भी गए हैं, 40 हैं, 50 है, 100 है, 150, भाई आप अपनी दुकानें ले लें, क्या हमारी दुकानें छोड़ के आपकी बना देगा? तो सिर्फ ये सिर्फ एक टैक्टिक है उसका कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। और हर चीज़ में उसने मेंशन किया है जी इसके अंदर कि 3 मंथ्स, मैं आपको डेट दूंगा 3 महीने बाद। हर चीज़ में कह रहा है 3 महीने। भाई 3 महीने किस चीज़ के ले रहा है? क्या आपकी अभी तक वर्किंग नहीं हुई? 2 साल से तो हम वहाँ पे सर खपा रहे हैं। इसकी सारी वर्किंग इसके पास मौजूद है। फिर इसने कहा जी हम क्रेडिट पॉइंट्स देंगे जी 1 जनवरी 25 से, जबकि लास्ट मीटिंग जो हमारी डिसाइड हुई थी जी उसके अंदर हुआ था दिसंबर 23 से। और लेकिन ये क्रेडिट पॉइंट का हम क्या करेंगे? इस क्रेडिट पॉइंट का हमें कोई फायदा नहीं। या तो फिर रेंट दो, अगर आपने देना है तो हमें कैश में रेंट दो, ठीक है। अगर आपने रेंट नहीं देना तो इस क्रेडिट का पॉइंट का कोई फायदा नहीं। आप अपनी मर्जी से वो जो अगर 2-4 हज़ार दिया होगा उसको बढ़ा के आप इनवॉइस में शामिल कर देंगे, तो उस क्रेडिट पॉइंट का कोई फायदा किसी को नहीं होने वाला। फिर इसने जी एक ब्रांड एम्बेसडरशिप प्रोग्राम निकाला, जो हम दोस्त यहाँ पे सारे इकट्ठे हैं। बेसिकली इन्होंने कहा कि इन्वेस्टर को इन्वेस्टर से लड़ा दो, ठीक है। ये कोई नई बात नहीं है जो इसने की है। अब वो इन्वेस्टर्स को लड़वाने के लिए आपने अगर परसों की लाइव फीड चलती रही है, दोस्तों ने चलाई है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें ये कह रहा है कि ये नहीं कह रहा आपने मेरे प्रोजेक्ट की बात करी, आपने कह रहा मेरे खिलाफ कोई बोलता है या प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई बोलता है, आपने उनको जवाब देना है, बस आपने उनको गालियां देनी है। ये है जी इसकी ब्रांड इन्वेस्टरशिप की जो है ना जी डेफिनेशन जो इसने की है, ठीक है। उसमें उसने कहा जी मैं इंसेंटिवाइज करूंगा, आप मेरी दुकानें बेचें। लोग पहले अपनी पसंद है अपनी नहीं बेच पा रहे, तो कोई इसकी दुकान क्या बेचेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है जी कंप्लीशन डेट मैंने आपको बता दिया। जैसे अच्छा ये यूनिट रीलोकेशन, सर ये पिछले में भी आ गया था, ये बात उसने हमारी मानी थी पिछली दफ़ा भी कि आप सूक वाला एरिया ख़त्म है क्योंकि वो 10% सिर्फ कंस्ट्रक्शन हुई है, आप उनको मूव कर दें रॉयल में। वो ठीक है, वो अच्छी बात है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि अगर वो इस बात पे आता है। और उसके अलावा आप जी यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टैक्स चार्जेस के अंदर उसने आपको MEP और ये जो सारी मैंने चीज़ें एक्सप्लेन की, इसके अलावा इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं है। इसमें बल्कि लिखा हुआ था कि जी वो पेएबल है इनवॉइसेस, तो वो एक दोस्त ने वहाँ क्वेश्चन किया है और जिसमें वो कहते हैं कि चेंज करके देंगे, देखते हैं जी कल मंडे को वो भी चेंज होता है कि नहीं होता। अच्छा फिर मजे की बात है, उसमें उसने 90% की शर्त लगा दी। भाई अगर तुम 5-10 बंदों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, 4000 के साथ भी कर लो, इसमें 90% की शर्त लगाने की कोशिश क्यों है? वो ये कोशिश है कि ये जो दोस्त सारे इकट्ठे हुए हैं इनमें से कुछ लोग टूट जाएं और मैं नैब की हाथ से किसी तरह बच जाऊं, और उसके बाद फिर मैं देखता रहूंगा क्या करना है इनके साथ क्या नहीं करना। बाकी दुकानों की जो लीगैलिटी का मसला है, कुछ दोस्त परेशान हुए कि जी हमारी दुकानें कैंसिल हो गई है, नोटिस आ रहे हैं, लोगों को हरासा किया गया, बाकायदा पैसे देके भेजा गया लोगों के घरों में, आपने नोटिस इनको दे के आना। वरना कोर्ट वाले इतनी तकलीफ नहीं करते, वो एक दफा जाते हैं, वो ये नहीं कि एक ही दिन में 3-3 चक्कर लोगों के घर लगाए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर इसने हरास करना शुरू किया, धमकियां देनी शुरू की, मैं जी आपके खिलाफ FIA में चला जाऊंगा, और कोशिश भी हुई है। जो आपकी कोर कमेटी है इनके नाम लेके ये FIA में गया है। FIA ने कहा आप एज ए अदारा अगर आपकी बेइज्जती हुई, आप एज ए अदारा इन्फॉर्मेशन आके हमें कराएं और साबित करें कि उन्होंने आपकी कोई डेफेमेशन की है, जिसके ऊपर ये भाग गया वहां से, ठीक है। इसने 2-3 दफा कोशिश की है कि लोगों को किसी तरह से हरासा कर सके। आगे सर लीगल वे जो है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता इसमें, हमारे पास एक वाहिद रास्ता नैब है, और जो इसके लीगल केसेस हैं उसमें भी हम पार्ट बनेंगे, जो इनके टोपी ड्रामे के केसेस हैं उसमें भी हम पार्ट बनेंगे। और सिर्फ ये हमारी यूनिटी को तोड़ना चाहता है। देखिए हम अगस्त के महीने में खड़े हैं और हमारे ये बावजदाद थे, हम लोग नहीं थे तो हमारे बावजदाद थे कि ये गोरे से बड़ा जालिम नहीं है, ठीक है। अगर हम यूनिटी के साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला जैसे ये वतन अजीज बना है तो हम इंशाल्लाह ताला इसको भी गिरा लेंगे और ये हमारी बातें मानने पे मजबूर होगा। सिर्फ फोकस ये रखना है हमने कि हमारी यूनिटी रहनी चाहिए, और नैब के अंदर जब हम जाएं तो हम लोगों को बयानात जो हैं वो आप हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं कि वहाँ पे आपने बेसिकली जो एफिडेविट जमा कराया आपने जाके वही पढ़ना है। उन्होंने देखना है कि क्या ये जेन्युइन है या किसी ने ऐसे ही ड्राफ्ट करके किसी के बिहाफ पे भेज दिया। तो इसके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन मैं छोड़ता हूँ तौसीफ साहब के ऊपर कि वो आपको बेहतर अंदाज में जो है वो इसको एक्सप्लेन करेंगे। और तौसीफ साहब का बता दिया उन्होंने कि हमने कैसे चूज़ किया, और एक बात बताना वो भूल गए कि दूसरे ग्रुप वाले जो इतराज़ करते हैं आज, उनमें से 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने वेरिफिकेशन की जिस तरह उन्होंने बताया, और खुद इनिशियल वेरिफिकेशन करने के बाद खुद से चूज़ किया। इवन ये जो फीसिस आपको बताई गई हैं ये भी डिसाइड करने का जिम्मा उन्हीं के जिम्मे था। आज वही कहते हैं कि जी इनका वकील ये करता है, इनका वकील वो करता है। और देखिए हर प्रोफेशन में हर तरह के लोग होते हैं, तभी हमने बड़ा सोच समझ के चूज़ करके ये लॉयर लिया। और ये बात हमें पहले दिन पता थी कि इसके ऊपर ये इतराज़ात आएंगे, लेकिन हमें एक ऐसा लॉयर चाहिए था जी जो बिके ना, ठीक है। आपसे मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों के ज़हन के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि एक लॉयर इंट्रोड्यूस होते हैं 2 हफ्ते पहले, और एक MOU की सूरत में वो एक MOU बना के लाते हैं और वो बन जाता है। तो आज मुझे बताइएगा आपको पिछले 2 दिन से उनका कोई मैसेज सुनने को मिला? तो ये क्वेश्चन है
कि एक बंदा आता है 2 हफ्ते में फटाफट आके हाईजैक करता है, एक चीज करा के चला जाता है, तो अब कहाँ है वो? तो ये उन लॉयर्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि वो आए और पैराशूटर बन के चले गए। तो ये देखना चाहिए हमें कि कौन से लोग हमें शामिल हो रहे हैं। और ये आज की रीत नहीं, डिवाइड एंड रूल जब से इंसानियत बनी तब से चल रहा है। ये डिवाइड एंड रूल के ऊपर ही आज सारे डेवलपर पूरे फैसलाबाद के अंदर यही काम कर रहे हैं कि वो डिवाइड करते हैं लोगों को। इससे पहले मुझे एक दोस्त है इन्वेस्टर, मुझे नहीं पता वो यहाँ मौजूद है कि नहीं, उनका मुझे आया कि जी उन्होंने इसी तरह हमें डिवाइड किया, और तला भाई जब हम वहाँ नैब में गए तो वहाँ पता लगा कि हमारी तो तादाद ही आधी रह गई थी और आधे लोगों को वो तोड़ के ले गए हुए थे, जिसकी वजह से नैब ने हमारा केस टेकअप ही नहीं किया। तो इस डर से हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को इकट्ठा करें, उनको ब्रीफिंग दें, हम जवाब दें। ठीक है, हम भी इन्वेस्टर्स हैं, सारे लोगों की दुकानें हैं यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि हमारी दुकानें दीजिए। हम कतई नहीं चाहते कि नैब में जाएं और जाके इसको कहें इतने पैसे दे दें या करंट प्राइस दे दें। हम चाहते हैं ये प्लाजा कंप्लीट हो, क्योंकि ये सबको पैसे नहीं दे सकता, ये भी रियलिटी है। अगर ले भी गया 25%, 30%, 40% खा भी गया है तो सबके पैसे तो नहीं वापस कर सकता। तो हमारी कोशिश यही रही है शुरू से, लेकिन अब हमारी मजबूरी बन गई मीडिया में जाना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, जब हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही थी। तो अब हम और क्या करें? हमारे पास अभी भी यही ऑप्शन है कि हम जाएं इसके खिलाफ, डट के खड़े हों। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी यूनिटी रहेगी ना, तो इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं महीने 2 को ये सब आप दोस्तों के सामने आके आपकी सारी बातें भी मानेगा, आपके साथ काम भी चलाएगा, और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपनी दुकानें भी लेंगे। जिसने पैसे लेने होंगे वो नैब में जाके पैसों की बात कर सकता है, लेकिन मेरा प्राइम फोकस ये है कि हमें अपनी दुकानें लेनी चाहिए। हम दुकानें ले, हम उसमें बिजनेस करें, रेंट पे दें, ये हमारा हेडेक है। तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग सारे आए हैं। अब मैं दावत दूंगा मलिक तौसीफ एजाज साहब को, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जो तशरीफ लाएं। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम दोस्तों का कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी लीगल साइड पे आपकी क्या कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं डे 1 से जब मुझे उन्होंने एज ए लीगल एडवाइज़र अपॉइंट किया है, उस वक्त आपका केस का स्टेटस क्या था और आज केस का स्टेटस क्या है। जब ये मेरे पास तकरीबन 3 माह पहले मेरे पास ये अहबाब आए, उन्होंने मुझे अपने केस की सारी फाइल दिखाई, तो मैंने सबसे पहले इनके ऊपर एक सवाल किया कि जब आपने एग्रीमेंट किया है तो एग्रीमेंट करते वक्त आपने देखा नहीं कि उसमें डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है। तो ये सबसे बड़ी चालाकी होती है एक प्रॉपर्टी टाइकून, प्रॉपर्टी डेवलपर की, कि वो आप उसकी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन न दें। ये कब तक मुकम्मल होना, ये मैंने कब तक आपको रजिस्ट्री करवा के देनी है, कब तक पोजीशन देना, तो उसको जब मर्जी चाहे वो प्रोलॉन्ग कर सकता है, आप उससे क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपने एग्री कर लिया। हमारे पास कानून के मुताबिक एक ही ऑप्शन थी जो लीगल थी, जो आपने अवेल की, वो थी लीगल नोटिस। कानून ये कहता है, हमारी जितनी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट गाइडलाइन है, जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, वो ये कहती है कि जब 2 फरीकैन के दरमियान मुआहदा हो जाए किसी भी प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का, और एक पार्टी उससे बिट्रे कर जाए और वो पार्टी उससे रिजाइल करने की कोशिश करे, तो फिर आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने उसको एक लीगल नोटिस देना है कि भाई मैं इस सारी लीगल नोटिस के मुताबिक ये मामला पे तैयार हूँ, और आप काइंडली अपनी परफॉर्मेंस को उस एग्रीमेंट के मुताबिक परफॉर्म करें। मैं तैयार हूँ, अगर नहीं करेंगे तो मैं आपके खिलाफ ये रेमेडी अवेल कर सकता हूँ। ये आपका लीगल राइट है, इसमें किसी को गुस्सा होने की या किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं कि हमारे साथ लीगल नोटिस क्यों भेजेंगे। लीगल नोटिस हमारा एक फर्स्ट स्टेप एक्शन था, जो हमने ये डिसाइड किया था कि देखते हैं कि इसमें क्या तासरात दूसरी तरफ से आते हैं, इसका रिएक्शन क्या होता है, आया क्या वो सीरियसली इसको लेते हैं कि भाई इतने लोग हैं, ये पहले सड़कों पे जलीलो ख्वार होते रहे, अब ये बेचारे एक लीगल फोरम पे चले गए हैं और उन्होंने लीगल रेमेडी ली है। अगर तो आपके डेवलपर जो थे वो सीरियस होते इसको, तो फिर उनको सीरियसली लेते हुए इस पर कमेटी बनानी चाहिए थी। मैं समझता हूँ उन्हें एक लीगल कमेटी बनानी चाहिए थी। हमारी लीगल कमेटी के साथ उन नेगोशिएशन करते कि सर बताएं इसका हल क्या है। मेरे ख्याल में आप ये सारे आज यहाँ में बैठे होते, हम नैब में ना जाते, हमारे जो मामला जितने हैं ये केसेस के, ना वो केसेस करते ना हम केसेस में जाते। इतने रोजाना वॉइस नोटिस होते हैं, ये गलत किस्म की इसकी गुफ्तगू की जाती है, जो जिसको मैं कंडेम करता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए जैसी मैंने वॉइस नोट में गुफ्तगू सुनी है। ये कह रहे हैं इखलाक से हटके चले, उसको बाद में बात करेंगे। अगर तो सीरियसनेस थी डेवलपर में और वो संजीदा थे कि इसको हमने कंप्लीट करना है, और लोगों के करोड़ों रुपए लोगों के लगे हुए हैं, लोगों की जमा पूंजियां हैं, तो क्यों ना हम उनको बुलाएं और टेबल टॉक पे बैठे
आज जो टेबल टॉक की बातें करते हैं, जब नैब में हम चले गए, जब कहते हैं हीट पहुंची है, तो अब आप टेबल टॉक की बातें करते हैं। उस वक्त आप कहाँ थे जब ये लीगल नोटिस गया है? तो अब एक टीम बना के बात करते। मेरे तमाम दोस्तों से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा जी हम तो हर वक्त तैयार हैं, लेकिन हम बात उस तरह करेंगे जो कानून के मुताबिक। किसी एक शख्स डिक्टेटर की बात हम नहीं मानेंगे। देखे ना, एक शख्स है वो आपके मुखालिफ गरीब है, वो कहते हैं मुझे ना आप आर्बिटर बनाएं। ये कहाँ कानून में लिखा है? आप इतने अहबाब बैठे हैं, मैं ये बात गारंटी से लिख के देने को तैयार हूँ। दुनिया के किसी किताब में निकाल लें, दुनिया के किसी लॉयर के पास चले जाएं, जो लॉयर है, डाउट नहीं कहता मैं, लॉयर है, उसके जाएं जो कानून को समझता है, वो बताएं क्या मुखालिफ गरीब को आप अपना सालिस मान सकते हैं? वो आपका फैसला सालिसी कर सकता है? क्या वो आपको रिलीफ दे सकता है? कभी भी नहीं दे सकता। कभी चोर अपने आप को चोर नहीं कहे, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये जो सारा MOU साइन हुआ, इस पर बाद में करता हूँ। हमने जब लीगल नोटिस दिए, लीगल नोटिस बाद हमें फौरी तौर पर पता चल गया कि अब उनको ये महसूस हुआ है कि ये लोग अब इकट्ठे होने शुरू हो गए। पहले लोग स्कैटर्ड थे, कोई आवाज जरा बुलंद करता नहीं करता, अब इनकी एक आवाज बनने वाली है। इसको कैसे किया जाए? उन्होंने आपके नफ्सियाती देखना चाहा कि कितने के ज्यादा आप ज्यादा मजबूत हैं, आपके अंदर कितनी का पावर है कि आप इसको बर्दाश्त करते। उन्होंने फौरी तौर पर क्या किया, उन्होंने आपके लीगल नोटिस के जवाब में आपके कहा जी हम आपके तमाम जो है वो कैंसिल कर दिए। हालांकि मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ, बल्कि मैं लिख के देने को तैयार हूं, किसी के पास ये पावर्स नहीं है कि जब दो फरीक मुआहदा कर लें तो उसको एक फरीक मंसूख कर दे। अख्तियार नहीं, जब तक दोनों फरीक रजामंद ना उसको कैंसिल करने का, कैंसिल नहीं होता। इवन आपने रिमेनिंग अमाउंट भी ना दी हो तो फिर भी वो कैंसिल नहीं होता। आपने तो तकरीबन 70% से ज्यादा लोगों के सारे ड्यूज जमा करवा दिए, सारे पैसे दे दिए, आप तो कैंसिल कर नहीं सकता, उसको अख्तियार ही नहीं है। लिहाजा उसकी इनवाइस भेजना, नोट्स भेजना, जवाब में कंसूख करना, उसकी मेरे दिल में कोई सीयत नहीं है। मुझसे लोगों ने पूछा जी आपने केसेस क्यों नहीं किए, आप केस के जवाब में नहीं किया। मैंने कहा मैं उसके केसेस को फजूल समझता हूँ। सारे उसने केसेस किए बिल्कुल फजूल। किसी कानून की किताब में, किसी लॉ की किसी प्रेसिडेंट में ऐसा दावा करना मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं था। क्यों किया गया? आप पे प्रेशर बिल्डअप करने के लिए कि आप लोग परेशान हो जाएं कि जी देखिए पहले हमारी दुकानें वसूल कर दी गई, अब हम पे केसेस कर दिए, अब हम क्या करें। मैंने फिर अपने दोस्तों को एडवाइस किया इन केसेस में हम नहीं अपीयर होंगे। कब तक अपीयर नहीं होंगे? जब तक हम नैब में नहीं जाते। देखिए मेरी बात सुने, ना आपको शौक है ना इनको शौक है, तो ना मुझे शौक है दिलाइए कि मैं आपको घसीटता फिरूं अदालतों में। शौक से नहीं हम किए अदालतों में, ना नैब में। ये हमारी इंतहाई मजबूरी थी। लास्ट स्टेप था आपके पास नैब में जाने वाला। इसके बाद आपके पास एक स्टेप बचता है जो आपके पास फॉर एवर है। आपकी दुकान आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। क्यों? कानून ये कहता है कि जिसमें टाइम पीरियड प्रोवाइडेड नहीं है, जब तक उसका रिफ्यूजल नहीं होता उस वक्त आपके पास 3 साल टाइम है। अब उसने लीगल नोटिस के तहत आपकी शॉप मंसूख कर दी है, उसके मुताबिक कानून नहीं कहता आपके 3 साल स्टार्ट हो गए। 3 साल के अंदर 3 साल तक आप दावा कर सकते हैं। दावा तमील मुख्तस मौदा बैक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट, आप फाइल कर सकते हैं। 3 साल लिमिट है आपकी, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है। इसलिए मैंने पार्टी कहा कि आपने सूट फाइल नहीं करना। क्यों? लोगों को परेशान हो जाएंगे, लो जी अब हम केस फाइल करें 15-15 हज़ार का, उस पर कोर्ट फी लगाए हर बंदा, उस पर कम से कम 10-15 हज़ार रुपये फीस एक्स्ट्रा चार्ज करें। 30,000 रुपया पर पर्सन खर्चे क्यों करें? मैंने कहा जी नहीं करना के सामने, हमने वो काम करना है जिससे उसकी हाथ उसके रगों तक पहुंचे और ये हीट फील करे और आप सब बारगनी पे आए। ऐसा हुआ, लेकिन आपके दरमियान इत्तेफाक को तोड़ने में कामयाब हुआ। असल नुकसान कहाँ हुआ? देखिए आप में यूनिटी रहेगी, वो आपका बाल भी बीमा नहीं कर सकता। मैं आपको उल्टी से कहता हूँ, चंद लोग जो इस वक्त अपने आप को एक अलग ग्रुप कहते हैं, जिन्होंने MOU साइन किया है, मुझे याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ बैठे थे, उसमें से 1-2 साहब मेरे साथ बैठे थे। देखिए उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तक, क्या उन लोगों की फीलिंग वो नहीं थी जो आपकी है? क्या उनके साथ वही नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा है? आज क्या नया हो गया है? वो कहते हैं जी मुबारकबाद होगी जी, मिठाइयाँ खाएं जी, ये देखें जी MOU। क्या मुझे बताएं, आप सारे अहबाब बैठे हैं, मैं उनका हर पर्सन का इंडिविजुअल जवाब दूंगा। कोई मुझे साहब एक उठ के बताए उसमें क्या नई चीज़ है जो पहले नहीं थी।
आपको उसमें क्या फायदा दिया गया? हाँ, आपका नुकसान बहुत किया गया। नुकसान ये किया गया है, एस्केलेशन चार्जेस की आपकी जंग थी। आपकी जंग ये थी कि हमने एस्केलेशन चार्जेस नहीं देने। दूसरी आपकी जंग थी हमें टाइम दे, हमारा ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होना है। ये क्या दोनों चीज़ें इस MOU में हैं? अगर तो हैं तो मैं आज ये कहता हूँ जाएं, अपना वक्त भेजें, जाकर उनके साथ कोशिश करें। मैंने याद है आपको अपने पहले वॉइस नोट में कहा था कि खुदारा ये जो अहबाब कर रहे हैं ये 2 काम कर रहे हैं। एक टाइम फ्रेम दे दें, कम से कम 1 साल, कम से कम 1 साल का टाइम उन्हें दे दी कि इसको कंप्लीट करें। और साथ मैंने ये कहा था कि उसके साथ ये जो आप एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, ये उस शख्स पे एतबार क्यों कर रहे हैं जो आपको बार बार धोखा दे चुका है, बार बार जो आपको धोखा दे चुका, आप आजमा चुके हैं, और आपसे फाइलें आपकी खुद कहते हैं आपकी फाइलें भी चेंज कर चुका है, उस पर एतबार कर रहे हैं। आप क्या करें, अदालतों में वो गया, हम नहीं गए, वो अदालतों में गया। और हमारा जितना भी लॉयर, अच्छा लॉयर है ना, जब अदालतों में आप 2 फरीक का केस गया हो, तो जब कंप्रोमाइज होने पे आए या तस्वीर होने पे आए, तो लॉयर्स की 100% ये कोशिश होती है कि इस एग्रीमेंट को, इस तस्वीर को आप अदालत में ले दें। क्यों? दोनों में से कोई फरीक भाग ना सके, कल को बिट्रे ना कर सके, कल फिर ना कहे मैंने ये नहीं कहा था। वो जो अदालत में आपकी स्टेटमेंट आ जाएगी रिटर्न, वो आपकी डिग्री है, वो आपकी डिग्री है। उससे ना आप रिजाइन कर सकेंगे ना वो रिजाइन कर सकेगा। मैंने पहले दिन ये कहा था कि ठीक है, हम भी आने को तैयार हैं, लेकिन हमारी 2 शर्तें होंगी। पहली शर्त ये होगी कि इसका एक टाइम फ्रेम उस पर लिखा जाए। दूसरा, उसमें एक्सलेशन चार्जेस खत्म किए जाए। एक्सलेशन चार्जेस क्यों खत्म किए जाए? आप में से जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मेरा उनसे सवाल है, जब भी डेवलपर प्रॉपर्टी खरीद करता है तो वो अपना एस्टीमेट लगाता है कि मेरे फ्यूचर में ये खराजात आएंगे। वो सारे अपनी खराजात पूरे निकाल के उस प्रॉपर्टी का रेट निकालते हैं, उसमें सारे चार्जेस शामिल होते हैं। ये एक नया तरीका निकाल लिया कि हर 3 साल बाद आप कहते हैं जी मुझे मेरी महंगाई हो गई है, कोरोना आ गया है, ये हो गया है, फलां हो गया है, लिहाजा मुझे एक्सलेशन चार्जेस दें। एक्सलेशन चार्जेस लेना ही उसका गैर कानूनी है, 100%। ये मैं आपको, अगर अदालत में का केस इस पॉइंट पर जाता है, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि ये उसका केस इसी बना पर लीगली तौर पर उसका केस उससे खिलाफ हो जाना है कि ये किसी कानून में ये मंशा नहीं है कि आप किसी से एक्सपेंस, हाँ आप वो खराजा दे सकते हैं जो कंप्लीशन होने के बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, उसमें अदर एक्सपेंसेस आने हैं, वो आप ले सकते हैं कि वो आने हैं, क्योंकि आपने उसमें एक कारोबार करना है। जैसे आप देखते हैं आपके ये जो कोनू टाउन में जितने प्लाजे बने हैं, उस प्लाजे में चार्जेस बाद में लिए गए, लेकिन उसमें एक्सपेंसिव चार्जेस उसकी कंस्ट्रक्शन के माध्यम में नहीं लिए गए। ये किसी भी दुनिया के कानून में नहीं है, ना है। तो लिहाजा एस्केलेशन चार्जेस अब उन्होंने जो शामिल कर लिए हैं, अब मैं कहता हूँ हाथ काट के किस तरह लोगों ने दे दिए कि अब उसमें हर चीज को कैटेगरी के लिए आपने तस्लीम कर लिया। पहले हम कहते नहीं देने, जिन लोगों ने पहले एहतजाज किया था जो हमारे साथ थे कि हमने एस्केलेशन चार्जेस नहीं देने, वो कहते देने हैं। मैं कहता चलो मान लिया देने, आपने और लिया क्या है? या तो आपने अल्टरनेटिव उससे कुछ लिया हो, कुछ भी नहीं लिया। तो मैं ये कहता हूँ चंद मफाद पर लोग जिनका अपना जाती मफाद था, उन्होंने बाकी लोग बेचारे अनजान लोग उनको कुर्बानी का बकरा बनाया, कुछ नहीं। आज भी हम कहते हैं हमारी ऑफर है, जो मैंने पहले बात की है, तीनों बातों पर अगर आते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं। मैं तो लॉयर हूँ, मुझे तो फीसें मिल रही है, कर दे रहो तो फीसें दे रहो। लेकिन मैं एज ए लॉयर नहीं, एज एक ह्यूमन बीइंग मैं भी समझता हूँ कि आपकी तकलीफें हैं, आप कितने अरसे से इस चीज़ में सफ़र है। तो मेरा मशवरा जो मैंने पहले इन्फोर्स किया है कि अगर कोई टीम बनाते हैं, वो आपकी तरफ भेजते हैं, जरूर करें नेगोशिएशन, लेकिन नेगोशिएशन वो करें जो आपके फायदे की है। जिसमें आपके हाथ काट दिए नेगोशिएशन मत करें। उसको आर्बिट्रेटर क्यों मान रहे हैं आप? कल को आर्बिट्रेटर कहेगा नहीं मैं फैसला किया है, आपकी दुकानें जो है ना इसमें आपने 10 लाख और देना है, तो आपको देना पड़ेगा। आपने उसको आर्बिट्रेटर मान लिया, उसका फैसला भी कल को मानना पड़ेगा। इसलिए हमने कहा था कि इस जितना भी पहला उसका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको शायद याद होगा जो मैंने लीगल नोटिस दिया था, उसमें मैंने लिखा था कि तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट किसी कानून की कॉन्ट्रैक्ट की किसी किताब के मुताबिक नहीं है, गलत है। हम तो उस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, तो हमें वॉइस नोट में लोग भेजते नहीं
अब जितना कुछ मादा होना है वो विद इन द एग्रीमेंट होना है। ये बार बार मैं वॉइस नोट सुन रहा हूँ किसी साहब के, मुझे पता किसके हैं, वो लायर भी है कि नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं जी अगर आपने आना है हमारे साथ तो विद इन एग्रीमेंट रहकर बात करना होगी। कौन सा एग्रीमेंट? वो वाला एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट कानून के मुताबिक ही नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ जितने लोग वॉइस नोट भेज रहे हैं वो आपसे मुखलिस नहीं है, ना अपने आप से मुखलिस है, वो शाहनवाज से ज़्यादा मुखलिस है, वो डैगमार से ज़्यादा मुखलिस है। उनके वॉइस नोट्सों में मैं गुफ्तगू में सुन रहा हूँ कि ये कहता है जी कि हम उसकी गवाही देंगे, उसके साथ चलेंगे, तो ठीक है, अगर आपको वारा आता है तो आप करें। अब देखें, जैसे मैंने अर्ज किया कि हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट फाइल क्यों नहीं किए, उसके खराजात बहुत हैं, उसके टाइम बहुत लगता है। और डैगमार की ये मंशा है, उनके जितने डायरेक्टर की मंशा ये है कि ये सिविल सूट में जाए। अगर हम सिविल सूट में चले गए तो नैब के सामने उन्होंने सिंपल ये कहना है हमारे केसेस भी सिविल कोर्ट में है, इनके केसेस भी सिविल कोर्ट में है, लिहाजा सिविल कोर्ट बेटर डिसाइड करेगी कि ये क्या होने, लिहाजा नैब इसको ना छेड़े। तो किसी हद तक नैब ने इसको रोक देना। इसलिए बहुत सारे दोस्तों ने वॉइस नोट में ये कहा हम सिविल सूट क्यों नहीं फाइल करते, आप सिविल सूट फाइल करें। मेरी ने को एडवाइस किया कि अगर आपने नैब में जाना तो आपने सिविल सूट फाइल नहीं करना, आपके पास टाइम है, आप 2 साल बाद 2.5 साल बाद भी कर सकते हैं। लिहाजा आप वो काम करें जिससे आपका प्रेशर बढ़ता है, जिससे आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव हो सके। तो हमने बेहतर समझा कि हम नैब में जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बात करता हूँ, कहीं बैठ के कोई लाइए मेरे साथ मीटिंग कर ले, मैं बैठने को तैयार हूँ, हर किस्म की गुफ्तगू तैयार करने को तैयार हूँ। इस वक्त आपका केस आज से 3 माह से पहले बेहतर फुटिंग में है। देखिए आज 3 माह पहले आप कुछ नहीं थे, आपके साथ कोई नेगोशिएशन करने को तैयार नहीं था, आपके साथ आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। आज आपके हर तरह की ऑफर्स आ रही हैं, आपके MOU साइन हो रहे हैं। ये किस वजह है? वो जो प्रेशर आपने बिल्ड किया, वो जो लीगल नोट आपने भेजा है, वो तहर्रक शुरू किया है, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे प्रेशर बढ़ा है। आपको याद है कितने लोग उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मेरे बाप प्रेस वाले बैठे हैं इधर, हमें बुला के एक साइड पे रूम पे ले गए प्रेसिडेंट साहब प्रेस क्लब के, तो उन्होंने कहा जी अभी कॉल आई है शाहिद साहब प्रेसिडेंट है प्रेस एसोसिएशन के, ये साहब मेरे बैठे हैं, अभी प्रेस रिलीज हैं, हमें एक रूम में लेके कहते शाहनवाज साहब की भी कॉल आई है कि मेरे साथ टेबल टॉप में बैठ गए। अभी कुछ नहीं किया आपने, अब लीगल नोट भेजा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्यों? वो चाहता है कि अगर ये दुनिया में, ये फैसलाबाद में ये बात आम हो गई तो मेरे बाकी जो प्रोजेक्ट वो फेल हो जाए। लोग मुझे कहेंगे ये तो फ्रॉडी है, ये चीटिंग करता है। हमने से कहा किसी सूरत ऐसा नहीं होगा। अलबत्ता 2 और सहाफ़ी मेरे बहुत करीबी दोस्त, मुझे जियो वाला एक दोस्त है और मुझे उन्होंने खुद मिले, मुझे कहा मेरे साहब कुछ राह निकाल, कुछ ना बैठ के बात करते हैं और करते हैं। मैं कहीं मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मेरी 1 to 1 किसी से बात नहीं हो सकती, मेरी करेगी कोर्ट कमेटी करेगी, मुझे इख्तियार देगी मैं करूँगा, मेरा अपना कोई इख्तियार नहीं। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये बात पूरे वसूल से कहता हूँ, डैगमार की पूरी टीम के आप अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई इंसान मुझे खरीद नहीं सकता। मैं यहाँ बात पूरे बात से करता हूँ, मैं आपका सिपा सलार हूँ, आपका खादम हूँ। मैं जब तक आपका मफाद रहेगा तो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। अगर आप कहेंगे जी नहीं मल साहब हमारी बात बन रही है, मैं ठीक है, आपकी इंफॉर्मेट में मैं नहीं होऊंगा, जब आप मुझसे लीगल एडवाइस लेंगे मैं दूंगा। जो लोग समझते जी वकील साहब ना है, वकील साहब आ गए ने ये सारा काम खराब करता, सारा काम तो बनता है, ऐसा नहीं है। मैं उन लोगों को भी आज कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये लोग भी आपके साथ आए तो फिर प्रॉपर कानून के मुताबिक तरीका वो अपनाएं जो कानूनी तरीका है, जिन पे ये लोग कल को परेशान वरना होना क्या है। मैं आपको आज बताता हूँ, ये MOU साइन कर दिए, जो लोग जाकर साइन करेंगे वो साइन उस किया वो एग्रीमेंट में, पहले एग्रीमेंट आपने साइन किया, अब आप एग्रीमेंट जितने खला रह गए थे वो उसमें पुर कर लिए, उस पर साइन करके उसके बाद जो होगा 3 माह लिखा है, 3 माह बाद मैं डेट अनाउंस करूंगा। अगर वो नहीं करता फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप फिर सिविल कोर्ट में जाएंगे कि सारी से ये वादा किया था कि मैं 3 माह बाद करूंगा। बात यह है कि अथेंटिसिटी क्या है, क्या अथेंटिसिटी है कि जो कुछ साइन होगा उस पर अमल दरामद भी हो सकता कि नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा क्यों नहीं आप लोग भी या वो लोग इस पर क्यों नहीं आते कि साथी इस एग्रीमेंट को आप अदालत में ले जाए, अदालत में ले जाए हम आपके साथ।
इस पे वो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो किसी सूरत भी आपका प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए तैयार नहीं है। आपको वो चाहता है आपसे पैसे देते रहे तो वो 4 ईंटें लगाता रहे, फिर पैसे दे दे वो 4 लगाता रहे। आपके पैसे से उसने प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की कोशिश करनी है, आपने पैसे नहीं देने, उसने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करना। अब रही बात नैब के केस में, मुझे पता चला कि उसके फैमिली मेंबर्स जो हैं 3 फैमिली पेपर वो जा चुके हैं। हमारा नैब में केस बयान हल्फी जमा हो गए, सब कुछ जमा हो गए। और मुझे कल भी मेरी बात हुई है लाहौर, तो उन्हें कहा कि हमारा जो प्रोसीजर का पहले मैं समझाता हूँ नैब को आपको। नैब का प्रोसीजर ये है कि देखिए पूरे पाकिस्तान के केसेस नैब में है, एक कोड नहीं है, एक अदारा है। पूरे पाकिस्तान के सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून के नहीं, हर किस्म के केसेस पड़े हैं। कहते हैं हमारा जो SOP है ना, उस SOP के मुताबिक हमारी कंप्लेंट 2 माह में हमारी कंप्लेंट मुकम्मल होती है। कंप्लेंट कैसे मुकम्मल होती है? उस कंप्लेंट को वेरीफाई किया जाता है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है, आपके कंप्लेंट की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद क्या होता है, जितने लोग अग्रीड हैं उनकी बयान हल्फी होते हैं, उनके बयान होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 15 दिन में वो काम मुकम्मल करवा लिया। जहां मेरा जोर चलेगा, जहां मेरा बात चलेगा, मैं बगैर फीस के, मैं आपको फिर यकीन दिला दूं, बगैर फीस के मैं आपका पूरा तामन आपके साथ करूंगा। मेरा हाथ जहां तक पड़ता है। अब अगला प्रोसेस शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। अब हुआ ये है कि जो DG थे पहले नैब के, वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। मुझे कहा था कि ये बातें डिस्क्लोज न कीजिएगा, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, वो DG साहब ट्रांसफर हो गए। अब नए DG साहब जो हैं वो IG पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, फरहान साहब। अब उनका फरहान साहब आए, उनके अब नई सारा उन्हें क्या किए, उन्हें IO ट्रांसफर कर दिया। जब भी कोई नया IG आता है ना, वो उन्होंने रीशेफलिंग कर दी। और रीशेफलिंग में क्या हुआ, रीशेफलिंग में हमारा केस फिलहाल पेंडिंग पड़ गया है। रात मेरी बात होने का इंशाल्लाह मंडे को हम नए कोई किसी IO की ड्यूटी लगाएंगे, उस IO को फाइल देंगे, वो एग्जामिन करेगा और आपको इंशाल्लाह एज सुन एज अर्ली कॉल आएगी जो एफिडेविट वाली है या कंप्लेंट है। तो ये केस हमारा जितनी जल्दी हो सकता है स्पीड में हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप कहना कि ये महीने 2-3 महीने में इसका फौरन इसको आ जाने से गिरफ्तारी हो जानी है। देखिए अदारा ये समझता है कि एक शख्स बेगुनाह है, उसको क्यों पकड़े जब तक उसके खिलाफ मटीरियल और मवाद पूरा नहीं होता। जिस दिन वो समझ लेंगे कि हाँ इसने वाकई चीट किया, पब्लिक इलाज में बहुत बड़ा फ्रॉड किया, वो नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ। और ये इनका वहम है। तो देखिए मलिक रियाज जैसा बंदा फंसा हुआ है, उसकी कल आ गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी प्रॉपर्टी उन्होंने सेल नीलामी का ऑर्डर कर दिए, छोड़ते वो किसी को नहीं है। ये अदारे में सिर्फ सियासी जो बड़े बड़े सियासी नाम है ना, वो हुकूमतें बदलने के साथ साथ थोड़ा सा मामला टैकल करते हैं। इवन अदरवाइज जितने आपके बड़े बड़े टाइकून हैं, मगर रियासत बड़ा टाइकून नहीं बच सकता नैब से। अगर देखेंगे कि ये चीटिंग की है पब्लिक इलाज पे और 50 करोड़ से ज़्यादा है। अब आ जाए 50 करोड़ की बात। अब देखें MOU में क्यों लिखा है 90%। 90% फिगर उसने पूरी कैलकुलेशन कर ली है कि कैलकुलेशन में 90% बंदे अगर मेरे पास आते हैं तो इनके बंदे कम हो जाएंगे। लेकिन 50% अगर मैं कहता हूँ मैं सिंसियर हूँ, मैं मुखलस हूँ लोगों के साथ, तो 50% भी मैं मादा हो सकता हूँ। हमने तो कई शर्तें लगाई कि 90% हमारे पास आए तो करेंगे। हम तो कहते हैं, आज भी कहते हैं कि जो हमारी शरायत है वो शरायत पूरा कर दे तो हम बैठने कहते हैं। कोई जंग नहीं है, कोई गर्ज नहीं है किसी किस्म की। एक चाहते हैं इन लोगों को इनका हक जितनी जल्दी उसे मिल जाए। तो उसका तरीका यही है। देखें अगर आप बिल्कुल ठंडे होकर बैठ जाएंगे तो जैसे पहले था वो आपको बुलाता भी नहीं था, अब साफ साफ करके बुलाता है। मुझे दोस्त ने कहा जी अब तो साफ साफ करके बुलाता है बड़ी इज्जत से। तो जिस दोस्तों ने भी जो सवाल करना है, और एक बात जो तलहा साहब ने की थी और मेरे पर इल्ज़ाम भी लगाया था, मैं वैसे इन बातों का जवाब नहीं देता, मैं इन लोगों की बातों को समझता हूँ क्योंकि जिस लोगों की जितनी ज़हनियत है उसकी बात करनी है। ये जो 5 लाख वाली या 2.5 लाख वाली बात हुई थी ना, अब आप ये मैं खोल देता हूँ। देखिए मैंने आपके लिए जो मैंने बगैर फीस के और मैंने सिर्फ आपके मफाद के लिए किया। मुझे कॉल आई दिल नवाज, उसने कहा जी कि आप इस तरह करें, मेरे साथ मीटिंग करें। मैं क्यों कह रही, मैं शाहनवाज को छोड़ना चाहता हूँ। मैं कहा क्यों छोड़ना चाहता हूँ? मेरे खिलाफ उसने FIR कराई। मैं कहा भेजो। उसने मुझे व्हाट्सएप FIR भेजी, जमानत वो भेजी, बाकी कागजात भेजे कि मेरा इससे लड़ाई हो गई है, मेरी वाइफ है वो कहती है हम ऐसा नहीं चल सकते,
हम आपका साथ चाहते हैं, आप बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने अपनी कोर कमेटी से मीटिंग की, मैंने कहा ये हुआ है, अगर आप चाहें तो मुनासिब समझें। उन्होंने कहा देखिए आप जो मुनासिब समझे कर लें। मैं और तलहा हम दोनों ने साथ मीटिंग की वापडा सिटी में, और मैं आपको बात बता लगा हूँ, हल्फन एक लफ्ज़ बताऊंगा सच होगा झूठ नहीं होगा। रात के 11 बजे करीब खाना खाना उसने खिलाया, मैं अच्छी तवाज़ो की हमारी अपनी साथ में तब उन्होंने कहा जी मल साहब आप मेरे वकील हो जाए। मैं कहा मैं तो आपका वकील नहीं हो सकता। मैंने कहा फीस, मैं कहा मुझे 5 करोड़ की फीस दे, मैं आपका वकील नहीं हो सकता। कहते क्यों, मुझे आपके तामील की जरूरत है, आप पता लगा बहुत अच्छा लॉयर है। मैं कहा ये बात की बात मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ, मैं आपका लॉयर क्यों, मैं कहा क्योंकि मैं उनका मुकालमा साइन कर चुका हूँ, आपको मैं लीगल नोटिस भेज चुका हूँ, आप लीगल नोटिस में मेरे अगेंस्ट पार्टी हैं, मेरे एथिक्स, मेरा लॉ पंजाब बार का मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आपका वकील हूँ। हाँ, अगर आप मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए बगैर फीस के करने को तैयार। ये तला साहब बैठे पूछ ले, मैं आपको जितनी भी रियायत हो सकती है, मैं आपको कोई लॉयर अगर करने कर दे, मैं आपको चंद पैसे थोड़े पैसे में करवा दूँ। मेरे हालात बड़े ख़राब, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कहा छोड़ दे, आप करना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा आप बताएं क्या हो। मैं कहा आप जो सच है ना वो रिकॉर्ड पर लाएं। उनका सच ये है कि मल साहब ये कहते हैं जी हम अरबों के मालिक हैं। उन्होंने कहा जी 2.5 लाख रुपया चाय बनाने वाला, जो ये दिल नवाज के अल्फाज हैं। मुझे ख्वाब आया था 2.5 लाख कहाँ से आया। दिलवा ने कहा जी 2.5 लाख रुपए चाय देने वाला जो है ना उससे उधारा लिया, और 2.5 लाख रुपए हमने किसी और को इन्वेस्ट करके 5 लाख से ये प्रोजेक्ट शुरू किया। कहते हैं जी 7 एकड़ का मालिक था। ये बात वहां से चली। और दिल नवाज ने बहुत सारी बातें ऐसी की मैं यहाँ ऊपर आपके सामने करता क्योंकि वो अभी रेलिवेंट नहीं है, एक वक्त आएगा फिर रेलिवेंट होगी। उसने कहा जी मेरे खिलाफ केसेस कर दिए इसने। 25% का शेयर होल्डर है दिल नवाज, और इन्होंने क्या किया, हमें ये बात मिला कि दोनों मिले हुए ड्रामा करते हैं, ये ड्रामेबाज है दोनों। उन्होंने क्या किया कि 25% जो शेयर होल्डर था दिल नवाज, उसे 25% के दाम में चैलेंज कर दिया, आपकी शॉप्स को डिस्प्यूटेड कर दिया। कल को अगर कहेंगे, मैं कहूँगी जो इनका 25% शेयर होल्डर है वो तो उसका तो केस दाल में चल रहा है, उसमें दिल नवाज को 25% का बेनामी शो कर दिया कि ये बेनामी हमारा मुलाजिम है। मैं ये कहता हूँ कि जो अपना भाई के साथ मुखलिस नहीं है वो आपसे मुखलिस हो सकता है? सके भाई के मुखलिस नहीं है, सके भाई मिलकर कभी FIR करा रहे हैं, कभी दावे कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी दोस्तों से गुजारिश है, ये मारूजात है मेरी, जिस दोस्त का जो क्वेश्चन है, जो दिल में तमन्ना है, जिस किस्म वाले सवाल है पूछ सकते हैं, मैं खड़ा हूँ। प्लीज अगर कोई साथी कोई सवाल करना चाहते हैं तो बखुशी कर सकते हैं। अपने केसेस में पहले पूछें और कुछ नहीं पूछ सकते। और इस सारे मामले के हवाले से अगर किसी के ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो वो आप रेज करें। हम माइक में जी तो सर नैब में जा रहे हैं, इनके जो है ना वो इनको जवाबी कार्रवाई अगर ये होगी कि ये सच्चे साबित हो गए तो ये ना हुए तो फिर मैं इनसे करोड़ रुपया हम जानना चाहूँगा, इसके बारे में जरा आप। मैं कल सुना था, मुझे हंसी आई बहुत। हैरानगी की बात है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा है। नैब का लॉ में आपको, आप खुद बैठे अभी इस पर डाउनलोड करें नैब को। सेक्शन 9 के मुताबिक हमने केस फाइल किया है, उसके एंड पे चले जितने सेक्शन पढ़े, कहीं लिखा है अल्टरनेटिव रिलीफ और रेमेडी लिखा है, कहीं पढ़े जरा। किसी नैब के लॉ में या नैब की जजमेंट में ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ आप झूठा केस कर देते हैं, क्योंकि अब आज एक फिनोमेना बन गया। मैं आपको करता हूँ, और मेरी बात को जरा नोट कर ले, किसी लॉ से पूछिएगा। एक वक्त था हम सुनते थे कि बाइज्जत बरी हो गया, अब बाइज्जत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शैडो ऑफ डाउट, शक की बना पर से बरी कर दिया गया। अब हमारा ये शक का जो लफ्ज़ है ना, इसकी बना पर आप डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते। इस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने रूल आउट कर दिया है, जिस केस में जज साहब ये फैसले में लिख दें कि हम मुल्ज़िम को शक की बना पर बरी कर रहे हैं, उसके उस मुद्दई के खिलाफ, गवाह के खिलाफ और डैमेजेस का सूट फाइल नहीं कर सकते। ये 99 नहीं 100% जजमेंट यही है। लिहाजा जो आप लफाज इस्तेमाल करें, ये मेरी चीज़ किससे पूछिएगा, अब आप बताएं कि ऐसे ही होता है कि शक की बना बरी किया जाता है। दूसरी, कहीं नैब लॉ में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि अगर आप केस फाइल करते हैं, बयान भी देते हैं, कल को जो अगर झूठा होता है तो आपको उल्टा हट जाना है, कोई ऐसी बात है। दूसरी बात,
वो कहता है जी मैं करोड़ करोड़ रुपए घर जाने केस करता हूँ। क्या आप समझते नहीं है दोनों बातें वो आपको थ्रेट कर रहा है, आप फील नहीं करते? थ्रेट का मतलब क्या है कि आप उनके साथ ना जाएं। ये उसकी कमजोरी है, ये उसके खौफ का नतीजा है। आप फील करें ना करें, उसको खौफ यही है कि अगर ये मेरे साथ जो 163 आए हैं ये भी ना आए, आधे उधर चले गए तो मैं तो फार हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो 163 फारग करके आ जाए, आप 10 दिन बाद रिजल्ट देख लेंगे रिजल्ट कैसे, वो आपके साथ दोबारा फिर बैठेगा। और मेरे साथ किसी उसका सुना। मेरा नाम ज़हीब लियाज है जी, मैं 2020 में इनसे शॉप हूँ। तो अभी जो ग्रुप बना हुआ है मफामती ग्रुप, उसमें आंसर क्वेश्चन होती है, उसमें होती है कि जी आप अपने TORs ले आएँ। उनके मुकला कहते हैं सही साहब कि वो ले आए, मैं शाह साहब से अप्रूव करवाता हूँ। वो हमने कोई बनाए हैं। अच्छा मेरी बात सुन, देखिए क्या हमें आज खुद जाना चाहिए उसके पास? मेरा सवाल ये है। नहीं देखो वो कौन है जो कहते हैं, ये शाहनवाज खुद कहे या डेगमार के डायरेक्टर्स खुद कहें, आप स्कोर कमेटी से रब्ता करें। एक आम कोई बंदा वाइस नोट कर रहा है जी आप TOR लें, वो कौन है? उसकी क्या कैपेसिटी है? वो क्या कैसे ऑथोराइज है? वो जो उन्होंने सुप्रीम लीडर बनाया हुआ। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कल कुछ शाहनवाज कह देगा मैंने तो आपको बुलाया ही नहीं भाई, आपकी फिर आपने ये कोर्ट कमेटी की इंसल्ट होगी। मैं समझता हूँ खलूस नीयत के साथ करना चाहिए। मैंने खुद कहा कि जब भी आपको कहीं ऐसा ऑफर आए, लेकिन आए ऑथोराइज पर्सन के तरफ से। ऑथोराइज पर्सन कौन कौन सा है? शाहनवाज ऑथोराइज पर्सन नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। शाहनवाज की डेगमार कंपनी जिसमें आप यूनिट खरीदे हैं उसमें उसका कोई परसेंट भी उसका लीगल कोई रोल नहीं है। वो आपको लिख के भी देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसने साइन जितने किए MOU पे वो उसने ऑन बिहाफ ऑफ अपनी बीवी और बेटी तरफ से किए हैं, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। जो डेगमार के डायरेक्टर बाहर बैठे हैं वो MOU साइन कर रहे हैं, उस MOU की क्या हैसियत है? कल को अगर ये केस आप MOU साइन कर देते हैं, अब एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, कल को आके आप केस में जरूरत पड़ती है, वो कहते हैं जी आपको नोटिस भेज देते हैं जी हमने तो ये साइन ही नहीं किया। 3 डायरेक्टर्स कहते हैं हमने साइन ही नहीं किया, तो आपका वो MOU कहाँ गया? उन्होंने ये गैप रखा है, ये एक गुंजाइश रखी है कि कल को अगर सूरत हाल हमें पड़ती है कि हमारे गले पड़ गया, सिंपल 3 तरफ से चैलेंज कर देंगे कि तीनों ने साइन नहीं किए हुए। ये बड़ा आसान तरीका है फ्रॉड करने का, चीट करने का। जी जो आपने क्वेश्चन किया सर, हमारे TORs पहले दिन से रेडी है और ये TORs उसके पास पड़े भी होंगे। 3 कॉपीज तो मैं दे के आया था अपने हाथ से उसको। वो हमें भी शेयर करें जी, वो हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। वैसे ग्रुप में एक शॉर्ट में शेयर किए भी थे डॉक्टर साहब ने 2 दिन पहले। अगर आप गौर करें तो वो कोई ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे, मतलब वीडियो PDF में आपके साथ शेयर कर देंगे, वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप खलूस नीयत से वो पार्टी चाहती है ना, किसी के नाम जिद नहीं है। मैंने इनको कहा हुआ कि आप सर 3 माह बाद हमें लीगल प्रोसीजर की तरफ बताया जा रहा है, तो ये चाहिए था कि काहे मिला हम ऐसी कंप्लेंट देते रहते। आज 3 माह बाद आज मीटिंग हुई है तो हमें पता चला कि हमारा केस कहाँ पहुँचा है। सर एक तो ग्रुप में नहीं आते सर अपडेट कैसे? सर ग्रुप में अपडेट्स भी आती हैं, दूसरा उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना, उसका प्रोसीजर बनाना। वो तसीफ साहब के कमरे में ना गाट वाला के अलावा जगह नहीं देंगे। सर मेरा तनकीद करना मकसद नहीं, मैंने बिल्कुल आपने सही बात की है। हमें अपडेट मिलता है, मिलते रहना चाहिए। चलिए अगर नहीं की किसी ने सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा भी तो इरादा है मुफाहमत करने का? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं है, लेकिन लीगली जी जहाँ आपको फायदा होता हो। नहीं तो मैं भी कल जाकर बैठ जाऊंगा जिसमें वो एक लाइन बैठा है तो नहीं बैठा है जाकर ऐसा देखो अच्छा मादा होगा। देखिए मैं चाहता हूँ वो मफाहमत करे जो मफाहमत काबिल अमल हो, लीगली हो। नंबर 2, नंबर 3 जो आप फील करें कि देखो कल को हमें अदालतों में नहीं जाना पड़ेगा। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ आप इसको समझने की कोशिश करें। अदालतों में वो गया, अदालतों में हम नहीं गया अदालतों में, और आपके उसी यूनिट्स के मतलब गया है, उसी यूनिट्स को आप दोबारा फॉर्म दिला रहे हैं। तो क्यों उस यूनिट्स को जब लेके आ रहे हैं तो आप TOR बना के या एग्रीमेंट बना के उस अदालत में क्यों नहीं ले जाते कि सारी हमारी मफामत हो गई है, हम दोनों पार्टी से पाबंद हैं, तो आज खत्म हो जाए। यानी कोई इसमें है ही नहीं। लेकिन मैंने बार बार कहा है, उस पर मुझे आज तक किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, सिंगल रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे किसी ने कि जी आपकी ये बात दुरुस्त है या गलत है, इसको छोड़ देते हैं और बातें शुरू कर देते हैं। यानी मैं समझता हूँ चाहते ही नहीं है कि ये मफामत हो। एक बंदा हमारे पास आए
उसको अपनी शिकायत पे ना जौन सा इनसे लिखवा के कोई टाइम बाइंग करें और जौन सा हमारे पास 60% जौन सा वो कहते हैं कि हमारा है, वो चाहते हैं कि वो बेचें और यहाँ से फुटें। जितना मतलब उनके पास बना हुआ है ना, जौन सा क्या बचा है ये भी बेचें और बाहर पैसा अपना ले जाएं। टाइम बाइंग कर रहे हैं वो एक एक बंदे को करके ना। हालांकि वो चाहते हैं तो यहाँ पे आए, हमारे साथ आके बात करें। सारे जौन से हमारी ये बातें हैं कि हमने एक्सलेशन बिल्कुल नहीं देना, 10% है वो तो हमने इससे लेना है कि जौन सा हमारे इसने 4 साल खाए हैं, मतलब जौन सा किराए की मद में, वो हमारा उसमें से माइनस हो जाना है, बल्कि इसकी तरफ हमारा बनता है। तो जौन सा ये है कि ये कहता है कि एक एक बंदा करके बुलाओ, उधर आए, हम उनको जौन सा ना जी कोई लॉलीपॉप दें तो 2-4 साल निकल जाए, इस तरह ही फिर जो आऊँगा रौला फैलूंगा। वो नहीं चाहता कि हमारे वकील की साथ जौन सा एग्रीमेंट हो और ये पक्का बैरिंग फिर मुझे न फंस जाऊँ। और वो ये भी नहीं चाहता कि नैब की तरफ मुझे देना पड़े इंश्योरेंस कि जौन सा ना मैं इसको कब बनाऊँगा। वो उसका सारा ये गेम है कि जौन सा ने टाइम बाइंग कर रहा है हमारे से। बेसिकली जो वर्डिंग में कुछ चीज़ें बहुत सारी उसके मीनिंग डबल होते हैं। लीगल वर्डिंग की तो लोग आम बंदा इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं पढ़ता, इसको उर्दू में क्यों नहीं बनाया गया? मैंने कहा था इसको उर्दू में बनाया, पहली बात तो ये थी। इसमें लिखा है कि हर इंडिविजुअल आके रिक्वेस्ट रिटर्न लफ्ज लग गया फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब फॉर्मल रिक्वेस्ट रिटर्न रिक्वेस्ट होनी है, उससे आप सब कुछ आपसे लिखवा लेना है। क्या लिखवाना है कि जी मुझे ये एमओयू मंजूर है और मैं इससे पहले जो कुछ करता रहूँ गलत करता रहूँ, आइंदा मैं कोई तजाज नहीं करूँगा और मैं आपके साथ हूँ, ना मैं नया में जाऊँगा। ये लिखवाएंगे, फिर आपको वो एग्रीमेंट साइन करके देंगे। ये इसलिए उन्होंने ये शिक्ल में आर्ट रखी है। इसको गौर से पढ़ेंगे ना, आपको उनकी नीयत का अंदाजा हो जाएगा कि ये एमओयू में क्या क्या शिक्के रखी गई है। देखिए सिंपल अगर वो चाहते ना, सिंपल 4 लाइनों में ये एमओयू लिखा जा सकता था कि जी आए बैठे हम हमारे साथ, हम ये इतने साल में 6 माह में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करने वाले हैं। आपके साथ जो एस्केलेशन है जैसे आप कहेंगे पॉइंट पे वो सेटल कर लेंगे। कोई 10% 20% लिखने की जरूरत नहीं थी कि अगर आप जो जिन लोगों ने 3 साल पहले दिए हैं या कुछ पैसे उन पैसे जिन्होंने लेट लिए पैसे, जिनकी इंस्टॉलमेंट थी उन पे चलो चार्जेस कुछ बनते हैं, फाइन बनती है, पेनल्टी बनती है, बात की बात। अब आप मैं एक और बात वादा कर दूं, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने कल तलहा साहब को जजमेंट भेजी सुप्रीम कोर्ट की, एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की और लेटेस्ट मेरे ख्याल हाई कोर्ट ने निकाली है। उसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक जजमेंट में रूल आउट किया है कि एक बंदे 15 साल पहले पैसे जमा करा देता है डेवलपर को, उसकी माली होती है 1 करोड़ रुपया, वो 10 साल में उसकी माली बन जाती है 10 करोड़। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी जो मनी है अगर हम बैंक में जमा करवा रहे हैं तो कितने % मिलता है मंथली उसको। लिहाजा उन्होंने उसमें क्या किया, केस तो खारिज कर दिया उस खरीदार का, लेकिन मालिक से कहा इसको 10 टाइम पेनल्टी रिटर्न करो। 10 टाइम पेनल्टी मीन 10 गुना उसको वापस करो। अगर उसका लाख था तो 10 लाख। ये एग्जाम्पल मौजूद है, कहते हैं कि नहीं वो करंट ही मिलेगा, ये गलत है। किसी कानून की किताब में ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी डिवैल्यू करके कोर्ट आपको कहे कि आपको पैसे रिटर्न हो। पहले वो कहेगा जी इसको एज इट इज दे, जितनी है अब प्रॉपर्टी है इसको रिटर्न रजिस्ट्री करा कर दे। अगर ये नहीं करा सकते, आपने किसी को बाय कर दी है, सेल कर दी है, तो इसको प्रॉपर्टी जो आज मौजूदा रेट है वो नहीं तो कम से कम उसके 50% उसके पैसे रिटर्न करें। यार कानून अंधा नहीं है इतना जितना लोग कहते हैं जी नहीं ये वहाँ वकील साहब हमें लिखे, मैंने कहा था आ जाए, मैं लेटर पैड में लिख के देने भी तैयार हूँ। एक बंदा मेरे को नहीं आया तब तक, सारा दिन कहते हैं जी वकील साहब को जाओ जी 10,000 ला लो। मैं सुनता रहा सबके नोट, किसी को मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया। यहाँ मैं रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, सारा दिन मैं दफ्तर बैठा रहा, एक बंदे ने भी जरूरत नहीं की थी मेरे को आगे लेटर पैड दिखा। मैं लिख के देने को तैयार हूँ आज भी। लोगों को पैसे करंट नहीं, इंशाल्लाह उनकी प्रॉपर्टी डिवैल्यू नहीं होगी, सफिशिएंट अमाउंट मिलेगी जिससे वो राजी हो। लिहाजा एक ही रिक्वेस्ट है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर आपको कल को नैब को आपके बंदे पूरे होते हैं, मैं तो वकालत करनी है अपनी, आप बंदे पूरे नहीं होते मैं कहूँगी सॉरी आप बंदे पूरे नहीं होते, लेकिन तकलीफ होगी कि इतनी मेहनत आपने की है। आप कोशिश करें आप में कोई लोग मायूस ना हो। देखिए जब जंग शुरू होती है ना तो जंग में सब कुछ होता है, फिर कश्तियाँ जला के बहुत कुछ करना पड़ता है। तो लिहाजा अपने आप को समझे कि आप मजबूत फुटिंग पे है, आपका कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं होता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह आप मजबूत रहे। रोजाना 22 होते हैं जो वकील साहब कहते रहे जो कह रहे हैं, आपका केस इस वक्त बहुत बेटर फुटिंग में है। 3 माह पहले आप कुछ नहीं थे, आज आप सब कुछ है। आप रोजाना डिस्कस होते हैं उनके सामने, रोजाना आपको डिस्कस करते हैं, रोजाना आपको वॉइस नोट करते हैं वो। लिहाजा
कोई ना कुछ पेट में फिर रहा होता है तो बातें होती है, वरना नहीं होती। तो मेरी ज़्यादा गुजारिश ही है, चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने नया पे जाना है, मेरा तो ये फैसला इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हम इनके साथ कोई मुकाबले नहीं करेंगे। हम नया पे जाएंगे, हमारे साथ जो कुछ भी होगा वो अल्लाह पे छोड़ दें इंशाअल्लाह। मैं पीजी साहब ने, हालांकि मेरे दोस्त सारे 3-4 मेरे साथ बैठे थे, प्रोसिक्यूटर जनरल नायब जो है मेरे क्लास वाले दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा मौलाना साहब अगर 8-10 लाख कम भी हो ना, 8-10 करोड़ में, फिर भी केस क्वालिफाई कर दूंगा, भेज दूंगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आपका केस खुदा ना खासा 40 से भी नीचे आता है, ये नहीं आपका केस हार जाना है, नहीं, ये केस मैं आपका FI में ले आऊंगा इंशाल्लाह। अगर खुदा ना खासा ये नहीं होता, आपके पास सिविल रेमेडी मौजूद है, आप सिविल केस करके अपना दुकान ले सकते हैं, आपके पास रेमेडी मौजूद है, आप कमजोर नहीं, आप अपने कमजोर फील ना करें। पहले सबसे पहले बात, अपने दिल में ये बिठाएं कि हमारा हक कोई छीन नहीं सकता। कानून में आपको पूरी प्रोटेक्शन दी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। किसी और का सवाल तो नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम 5 नवंबर 2019 का। इसकी बेसिस पे शाहनवाज साहब कहते हैं कि लीगली मेरे पास ये इजाज़त है कि 2029 तक इस प्लाजे को मैं कंप्लीट करूंगा, उससे पहले नो वन कैन फोर्स मी टू कंप्लीट इट। तो मैं जानना चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट की क्या अहमियत है, क्या हैसियत है, और क्या ये जो नैब के थ्रू जा रहे हैं आप सब, ये सारा जो काम हो रहा है, क्या उनको पोजेशन के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए बिफोर टाइम आमादा किया जा सकता है, या वो सच कह रहे हैं कि 2029 से पहले कुछ भी कर लें, वो अगर ना भी बना के दें तो लीगली उनके पास ये राइट है, उनके पास ये इजाजत है? आप काइंडली इसको पढ़े जरा, इसमें है क्या, 2019 में कंप्लीशन क्या है, पढ़े जरा। इसके अंदर वो पता क्या है, मैं कर दूँ, फिर आप इसको पढ़िए। ये 2019 में इससे पहले लोगों से शॉप सेल कर दी गई, आप 2018 से सेल शुरू हो गई। ये बाद में उन्होंने इजाज़त ली किस चीज़ की, कि हम इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं। गवर्नमेंट को आप जो मर्जी लिख दे, चाहे 10 साल लिख दे, 15 साल लिख दे, क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन आपके साथ उनका एग्रीमेंट क्या है, आपके साथ उनका लेन देन प्रॉपर्टी जब हुई है तो फिर आपने टाइम फ्रेम क्या दिया है। वहाँ जो मैंने कंप्लीशन के लिखा है ना, वो मैं लिखा है कि ये प्लाजा बनाने में गवर्नमेंट इजाज़त दे, इसकी एक फ्रेमवर्क होता है, जिला कौंसिल में ऑफिस बैठे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, FTA है, ये अप्रूवल्स होती है, अप्रूवल्स। ये अप्रूवल्स में चाहे 10 साल लिख दे, 15 साल लिख दे, आप पे बढ़नी नहीं है। वो अपने डॉक्यूमेंट को उसने इजाजतनामा लेने के लिए गवर्नमेंट को एक फिल करके दे दिया। अब आप देखें, जब लीगल नोटिस मैंने दिया है, उसके जवाब में उसने क्या लिखा है, उसने लिखा है कि मैं 2029 तक, एक जगह लिखा है 2027 तक। फिर जब उसने दोबारा कुछ लोगों को एडवाइस पे दिया तो कहा कि मैं रिकंसिडर करना चाहता हूँ, रिकंसिडर में 2026 की डेट दे रहा है। क्यों? अगर 2029 है तो 2026 की डेट क्यों दे रहा है? फिर तो लगता है ये चीटिंग है। मैं कहता हूँ, ये कहता है 2029 है तो डरे ना, फिर कोई बात नहीं है, लोगों को क्यों कर रहा है अपना MOU साइन कर रहा है, छोड़ दे, देख ले नैब में 2 महीने बाद क्या होता है इसके साथ। मैं कहता हूँ सिर्फ इसको कॉल अप नोटिस जाने की बात है, सिर्फ कॉल अप नोटिस, ये उसके फौरन बाद एक ना आप सब बैठेगा, जो आप कहेंगे वही करेगा। अच्छा, मैंने उनसे सवाल किया था कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, दैट मीन्स कि 3 साल में हम पेमेंट दे रहे हैं तो 3 साल के बाद हमें चीज़ मिलेगी। उन्होंने जवाब दिया कि दिस इज व्हाट यू आर अज्यूमिंग बेस्ड ऑन असम्पशंस, लेकिन मेरे पास लीगली 2029 तक है। आपके कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ लिखे हैं उससे पहले पोजीशन? अच्छा, क्या एग्रीमेंट में लिखे हैं कि 2029 में हम लोग एग्रीमेंट में इसकी एंड डेट या कंप्लीशन डेट मेंशन नहीं है तो फिर आप बाउंड है, नहीं बाउंड। आप 3 साल की इंस्टॉलमेंट ले रहे, इससे मतलब क्या है, ये प्रोजेक्ट 3 साल का है, अगर साल की था, साल के प्रोजेक्ट है। ये बात ना क्या है, जब आप रोल नहीं है ना, उस वक्त आप लोग के माइंड में नहीं था हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इतनी चीट होनी है। आप वरना कहते साथी तो उस वक्त कहते आप 3 साल हो जाएगा जी, किसको नहीं कहा 3 साल में नहीं होना। वीडियो मौजूद है, हमने वो वीडियो USP बकायदा नैब केस में साथ लगाई है कि सर ये देखिए, ये फलां प्रेस क्लब में फलां ये कह रहा है कि 3 साल में कवर कर लूँगा। वकील साहब, इस पे एक दोस्त हमारे मौजूद हैं, यहाँ पे शायद नहीं है, उनके ऊपर उसने जो आपने बात की ना कि मेरे तो एतबार था, हमने जो उन्होंने कहा मान लिया, वो कहते मैंने इनसे हैंड रिटन शाहनवाज से अपने एग्रीमेंट के ऊपर बैक साइड पे ये लिखवाया हुआ है कि मैं 3 साल के अंदर ये मुझे मुकम्मल करके देंगे, उसने दस्तखत किया हुआ है। सर मैं वही कहता हूँ ना, बात पता क्या है, देखिए जब उसने बेहतरी थी ना तो आपका हाल जो उठाना ले, उसकी नीयत पहले दिन में नीयत दुरुस्त नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, लॉ नैब ये कहता है जिस शख्स की नीयत प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की फर्स्ट डे से नहीं थी, नैब कहता है कि उससे बड़ा जुर्म ही कोई नहीं है।
कहते जी मैंने क्या किया है, ये तो मुआदा था, सिविल कोर्ट में जाएगा कि मुआदा हुआ नहीं हुआ, नहीं मुआदे की बात नहीं है। उसका आपके नॉइस आपके यूनिट्स को कैंसिल करना सबसे बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, वो आपके यूनिट्स को कहते हैं कि मैं पैसे दूंगा आपको 2 साल के साथ, जब आपका प्रोजेक्ट मुकम्मल उसके बाद 2 साल का एक साल में दूंगा। ये किस किताब में लिखा है? आपके पैसे का यूज कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं। लॉ 406 पीपीसी है, 405 पीपीसी, अगर कोई दोस्त निकाल के पढ़े इसको, उसमें लिखा है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब होता है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई भी किसी वादे की से नाराज किया जाता है, तो उसमें शिक क्या साबित करनी है कि आपकी जो इंटरेस्ट, आपका जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो अपने इन्वेस्टमेंट में ले ले, अपने पर्सनल इंटरेस्ट में वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे। वो सारा पैसा उसने क्या किया, निकाल के कुछ अपने जाती पर्सनल गाड़ियों में और अपने घरों में, और कुछ प्रोजेक्ट दूसरे जो आपके प्रोजेक्ट उसमें लगा दिए। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं उसमें लगाया तो आपका पैसा कहाँ गया, कहाँ पैसा? अगर वो पैसा आपके इस प्रोजेक्ट में लगा होता था, आज कंप्लीट ना होता हो। लिहाजा ये कह रहे थे कि नहीं वो पैसा तो मैंने कहीं लगाया नहीं लगाया, तो फिर वो कहाँ है पैसा? तो लिहाजा ये कहना कि जी कि मैंने मान लिया कि कोई 1.29 रखी है, ये बिल्कुल उसका वो मैंने पढ़ा सारा बड़े गौर से, उसको पढ़ेंगे ना, उसमें शिक में जब कहीं को प्रोजेक्ट को कंप्लीशन के लिए कुछ आप इजाज़त ना मिले थे गवर्नमेंट से, आपको उससे कुछ डेट देने के सारे मैंने इसको 10 साल में पूरा करना है, मैं 7 साल में करूँ, 5 में करना है। सवाल सिंपल इतना है कि जब आपने दूसरी पार्टी को सेल किया है, क्या आपने उसमें लिखा है कि मैंने इसको 29 में मुकम्मल करना है? 29 में मुकम्मल किया तो फिर बात ही खत्म हो गई। अच्छा जी, एक मिनट, मैंने 2018 में इनसे कैश पे दुकान ली थी। मेरे स्टाम्प पे पोजेशन डेट जो है वो 31 दिसंबर 2019 है, और शाहनवाज साहब, ये शाहनवाज से मैंने डायरेक्ट आमने सामने बैठ के दुकान ली थी। इन्होंने मेरे एग्रीमेंट पे खुद साइन किए हुए, और दिलनवाज ने मुझे खुद कहा है कि 1.5 साल के अंदर हम सूख मुकम्मल करेंगे, उसके बाद हम रॉयल अगले 3 साल में मुकम्मल करेंगे। ये बात है कि मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है जिस पे पोजेशन डेट 31/12/2019 लिखी है। मैंने अप्रैल 2018 में इनसे दुकान कैश पे खरीदी थी, जबकि ये उस वक्त उस जमीन के मालिक भी नहीं थे। 21 में 2021 में 2019 में इन्होंने 21 में डेनमार्क के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चीटिंग फ्रॉड यही है कि तो प्रॉपर्टी के मालिक ही नहीं थे तो प्रॉपर्टी शेयर करनी शुरू कर दी उन्होंने। और ये अगर आप मालकान से पूछें, जो प्रॉपर्टी के मालकान जिन्होंने इनको ज़मीन बेची है, उनको रुला के इन्होंने पैसे दिए। आप कई गाँव के लोगों से किसी का कोई तल्लक हो, वो आपको बताएगा कि इन्होंने उनको पैसे किस तरह दिए। ठीक है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ सब दोस्तों की मौजूदगी में, कि हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना मुफाहमती ग्रुप से, ना डैगमार से। हम सिर्फ और सिर्फ अपना हक चाहते हैं, हम अपनी दुकानें चाहते हैं, कंप्लीट हो चाहते हैं, और कुछ भी नहीं चाहते। वो शाहनवाज साहब ने अभी कल मैसेज किया है कि यार जाएं आप, मेरे 163 बंदे हैं, आप मेरे एम्बेसडर हैं, जाएं उनसे पूछें कि आप क्या चाहते हैं, आप मुझे काम क्यों नहीं करने देते। ये उनका मैसेज है। मोहतरम हमारे अल्लाह वाले दरवेश साहब लीडर को बड़े प्यार से कि दरवेश जी उनसे जाएं, पूछें कि वो हमें काम क्यों नहीं करने देते, जबकि 2021 से ये प्रोजेक्ट वहीं का वहीं खड़ा है। हम तो उनके हाथ पकड़ने नहीं गए, ना हमने कभी उनको काम करने से रोका है। आज भी इस फोरम पे हम कहते हैं कि आप काम करें। हमने जो रुपये दिए 2018 में, 19 में, 20 में, आप देखेंगे तब ईंट क्या भाव थी, तब सीमेंट कितने का था, तब सरिया किस भाव था। आज वो मुकम्मल करेगा तो फिर वो एक्सक्यूज रोएगा तो सही। अगर कोई लेट प्रोजेक्ट हुआ तो हमारी वजह से नहीं सर हुआ, हमने कभी भी उसका हाथ नहीं रोका। हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी किस्म की। अच्छा चले जी, ये हमारा मैसेज है। जो दोस्त हैं मुखालफ ग्रुप से भी, हम मुखालफ तो नहीं कहते, मुफाहमती ग्रुप, वो दोस्त जो हमारे साथ बैठ के हल्फ दे के, हमने बार बार उन्हें कहा कि आप हमारे पीछे से
जाके मिलते हैं ना मिले हैं, लेकिन वो एक लंबी कहानी है। लेकिन हमारा मैसेज एक ही है कि हमें अपना हक चाहिए, हमें अपनी दुकानें चाहिए, कंप्लीट चाहिए। 2018, 19, 20, 21 के जिन लोगों ने पैसे दिए हैं उनका सफ़र देखें। अल्लाह मियाँ जो है ना वो पूछने वाला है, तो दुख होता है, तकलीफ होती है कि लोगों ने बड़ी मुश्किलों से पैसे दिए हुए हैं। कोई चिंची वाला है, कोई मिल में काम करता है, किसी ने तनख्वाह में से काट के पैसे दिए हुए हैं। तो बराए करम हमारी रिक्वेस्ट है, ये पैगाम है उनके लिए कि ये प्रोजेक्ट को फौरी शुरू करें, मुकम्मल करके हमारा हक हमें दें। अच्छा जी, मैं आपके सवाल से पहले मैं मुझे नहीं पता ये पैगाम दिया है। ये सारे इन्वेस्टर सारे दोस्त बैठे हैं, इनमें से कोई दोस्त जिनका राब्ता है जाएंगे के लिए अपनी टीम बनाएं, संजीदा टीम बनाएं जो चाहती है कि ये काम कंप्लीशन हो। संजीदा टीम 3-4 बंदों की बनाएं, हम 3-4 बंदे बैठते हैं, बैठ के इसका बेहतर हाल अगर चाहते हैं, नीतल चाहते हैं, तो फिर उसमें वो शिक्के जो मैंने कही है वो रखेंगे हम, उनको बता दें तो 10 दिन में ये कंप्लीट करके तो सारी डिटेक्शन को कर देते हैं। लेकिन अगर वो चाहते हैं, हमारी ऑफर है, कोई लड़ाई करने का कोई लड़ाई झगड़ा। जी फरमाया। करना पड़ सकता है। मैं ऐसा करता हूँ। देखिए, एक होता है आम केस, उसमें एक होता है गवाह, 2 गवाह होते हैं। आपके केस में 400-500 प्लस गवाह है। अब हमने जब आपका केस अभी इन्वेस्टिगेशन में होना है, कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी है फिर इसको नोटिस जाना है, इसका नाम ECR में भी जाना है, इसकी प्रॉपर्टी सबको अटैच होना है, फिर उसको देखना कि कहीं ये दौड़ भाग जाए। उसके बाद इसने रेफरेंस बनना है, ये प्रोसेस है। ये कोई भी आप इसे पूछ लेंगे, इसको प्रोसेस को हम शॉर्ट कर सकते हैं, प्रोसेस को हम फलांग नहीं सकते। कोई वजीर आज़म भी चाहेगा तो प्रोसेस को फलांग नहीं सकता, हो नहीं सकता। इस इन्वेस्टिगेशन में प्रोसेस शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कब होती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता। क्यों बोला? देखिए, एक नहीं केस मेरा, हमारा बहुत केसेज है। उस दिन जब जमा कराने गए तो खान का सड़कपुर के केसेज है, वो मेगा प्रोजेक्ट बल्कि क्या कितनी प्रॉपर्टी के केसेज उनके पास धारे लगे पड़े हैं जो हमने शुरू किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश जितनी है सुनियादली हो जाएगी। रेफरेंस में अब मैं एक और क्लियर कर दूँ, रेफरेंस में जब अदालत देखती है कि इस बंदे ने चीट किया है, फ्रॉड किया है, तो अदालत 2 रेमेडी दे सकती है। अदालत उसको पूरी डायरेक्शन दे सकती है, उसको सज़ा भी देगी, सज़ा के साथ साथ उसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी भी सारी अटैच कर देगी, कि इसको अटैच कर दे, और कहेगी जितने गरीब हैं उनको पैसे उनके रिटर्न किए जाएँ। जब रिटर्न की बात आती है ना, तो फिर वो अदालत ने कहना है कि इसको प्रॉपर्टी एज पर लॉ दिए जाए। ये नहीं कहेगा कि करंट में नहीं, एज पर लॉ इनको पैसे दिए। सर ये तो है ना, फैसला जो आएगा उसका फाइनली जो होगी। जी असल में मेरा सवाल ये था कि ये तो नहीं कि ये एक दीवानी मुकदमा। आप बता दो, हमारे जिन में सोचा हुआ है कि दीवानी 100 साल चलते हैं, ये भी लॉयर्स पर डिपेंड करता है कि इस केस को कितनी जल्दी आप राइट करते हैं। आप देखें, अब सिविल केस उसका है ना, मैं उसको चाहूँ तो मैं तो 3 साल में मैं उसको ऑडिट करता हूँ उनके केस। अब मुझे 2 साल का आप उसमें पेश नहीं होते, मैं क्या मैं नहीं पेश होता उसमें। मैंने एडवाइस किया, किसी ने पेश नहीं होना, किसी ने नोटिस वसूल नहीं करना। अब कम से कम 6 माह उसके सिर्फ नोटिस प्रोसेस में लग जाने। मैं नहीं चाहता ना, गली चाल नहीं, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि नैब में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाए, तो इस मामले को बाद में हम देख लें टेकअप करें। जब हम उसमें जाएंगे उसमें खराजात बहुत सारे हैं, मैं नहीं चाहता अभी आप पे और बर्डन डाली जाए, ठीक है ना। इसलिए सिविल केसेस भी है ना, वो भी साल के अंदर फैसला हो जाता है तकरीबन। सिविल केसेस का भी साल में फैसला हो जाता है, एक कोर्ट का, फिर अगली एक कोर्ट में चला जाए, फिर कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। ये सबका राइट है। एक पार्टी अगर करती है दूसरी का राइट अपील कर देगा। अच्छा ये सर वो उनका राइट है, ठीक है। हमें तो लैब के केस के बारे में मैंने पूछा था। अच्छा, दूसरा केस के बारे में थोड़ा सा आप बयान कर। तलहा साहब ने उनको ये बात कही थी कि आप शाहनवाज साहब के पास रोज जाते हैं, उनसे जरा पूछ के कितनी मालियत की दुकानें, उनकी जितनी पूरी को मफामती कमेटी है ना, उससे ज्यादा मालियत की दुकानें मेरी हो। नहीं, मैं और जवाब देता हूँ, छोड़े जी। ये तलहा साहब माशाल्लाह लॉयर भी हैं, हमारी टिपोर्ट मीडिया सब भी है, इनकी अजीज़ों कार की दुकानें बहुत अपनी। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ, शाहनवाज जिसका स्टेटस ही कोई नहीं है, डेडमार में कोई स्टेटस नहीं, तो सारी मुफामत उसके साथ हो रही है।
उससे कोई नहीं पूछता, उससे कोई नहीं पूछता यार तलहा तो सवाल कर रहे हो, आपका स्टेटस क्या है? नहीं, उसका स्टेटस क्या है? इस पर सवाल उठाते हैं आप, तो आप खुद भी देखो ना आप क्या हो। सर एक और बात कि वो आपके ग्रुप में बहुत ये सवाल होते हैं कि वो जी पैसे जी 10,000 मेरे जी, मैं मर गया जी 10,000 मेरे जी। यार 50 लाख की दुकान को खा गया, आप उससे क्यों नहीं पूछते यार? कोई नहीं उससे जाके पूछता कि मेरी 70 लाख की दुकान है, 80 लाख की दुकान है, 10,000 का वो रोना पड़ा हुआ है यार। मुझे याद है एक और चीज, एक नोटिस आएगा इंटरव्यू के लिए बनाएंगे तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो वो जिन दोस्तों को भी नोटिस आए वो हमारे से रब्ता करें, हम कोशिश करेंगे कि एक तो उनको एजुकेट करें और दूसरे कोई इज्तिमाई तौर पे कन्वेंस अरेंज करें, हम वी विल स्पॉन्सर। मैं आपके साथ जाऊँगा, मैं आपको साथ लेके जाऊँगा, जो भी होगा जब कॉल नोटिस होगा मैं आपको साथ लेके जाऊँगा। कोर्ट कमेटी उसके एक्सपेंडिचर बेयर करेगी, उन दोस्तों को लेके जाएंगे, नाश्ता भी करवाएंगे, दोपहर खाना भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, मुझे एक आप साहब ने सवाल पूछा, वाइस नोट मुझे याद आ गया। रोजाना कितने वाइस नोट थे मैं सुनता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ। ये मुझे तलहा साहब भेजते रोजाना ही। मैं कहा यार मैं दुनिया में और इतने काम इतने केसेज हैं तो मैं फंसा हूँ केसेज में, लेकिन आपका मैं नहीं सारे तो कमेंट करो लाभ नहीं। एक साहब ने पूछा जी तुसी दसो, मैंने उनसे मेरा सवाल है बहुत मोहतबाना, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप शान से नहीं पूछते कि ये 1.5 डे कंप्लीशन की हमें कब तक ये कंप्लीट करते हैं? क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं हम कहते हैं? उससे पूछे ना भी आपने कब तक कंप्लीट करना है। मुझे कह रहे हैं नया तक कब कंप्लीट होना है ये बताएं आप। मुझसे तो पूछने का आपका जवाब नहीं, आप कंफर्म की ग्रुप में है, मुझसे पूछने का आपका जवाब ही नहीं है। मेरे ये दोस्त साथी मुझसे पूछते हैं जिनका हक बनता है, उससे पूछे सर जी कि तुम कितों तक मुकम्मल कर रहे हैं, लोग बेचारे अड्डियां चुके तो वेखन दे रहे हैं। मेरी जी जी फरमाया। सर मैंने ना एक अपार्टमेंट लिया था 3rd फ्लोर पे, कुछ देर बाद उन्होंने 5 साल कर दिया, 5 साल में मुझसे उन्होंने पैसे दे दिए। 3rd फ्लोर उधर उन्होंने शॉप्स बना दी, सब खत्म कर दिया, खत्म कर दिए। मुझे उन्होंने ना बताया ना कुछ भी, अब नाम मेरा कोई अपार्टमेंट है अंदर। उसने मुझे पहले तकरीबन 42 लाख की वो इनवाइस भेजी कि जमा कराओ, वो खैर वो इतजाज हुआ ख़त्म हो गई। अब फिर उसने ये मुझे 18-19 लाख का भेजा है, इनवाइस भेजी है, ना मेरा तो कोई अपार्टमेंट है। 3rd फ्लोर पे मैंने लिया था, तो वो मुझे अब कहाँ मिलेगा? 3rd फ्लोर में मिलेगा या मुझे बताया था पता नहीं किधर ले लिया। देखिए जी, जो मैप जो नक्शा जो बना हुआ है ना, उसके मुताबिक अगर आपकी दुकान तो थी नक्शे के मुताबिक जरूर मिलेगी। अपार्टमेंट इतनी जगह चले गए हैं, मुझे मेरा सवाल है इतनी फिर ये कपकपाहट ये खौफ क्यों है? फिर अगर यहाँ पे केस नहीं बनता तो क्यों फिर वफामती ग्रुप बन रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं, क्यों है भाई? 163 बंदों को ना लो ना, छोड़ दो 163 बंदों को, देख लो 10 दिन बाद रिजल्ट क्या बताना है आपका। लिहाजा इंशाल्लाह इसका हल वही है। शुक्रिया। जी हमारे साथ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जिनके साथ शाहनवाज ने फ्रॉड किया, स्कैम किया है और उनकी जो जमा पूंजी है वो अपनी अयाशो इशरत में उसने लगा दी है। आइए जानते हैं उनके तासुरात इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी अपना रियाज साहब क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी भी शॉप है काटवाल कमर्शियल में? जी सर, मेरी वहाँ पे 2 शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रॉयल मॉल में जी। तो उसमें ये है कि जो जैसे सबको पता है कि इन्होंने जो हमसे प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस के मुताबिक हमें दुकान का ना तो कब्जा दिया गया और ना उसकी रजिस्ट्री ना को बनाया। स्टिल अभी 2-3 साल से वहीं पे है, दुकान का नामो निशान कोई नहीं है। और दुकान ना होने के बाद जो एस्केलेशन चार्जेस जो हमें तकरीबन मेरी अब 58 लाख की दुकान है और मुझे 62 लाख की इनवॉइस भेज दी है इन्होंने, तो ये सरासर ज्यादती है। और आज इस बात को तकरीबन को 3 साल हो गए, 2022 में मेरी शॉप्स कंप्लीट और 2025 अब चल रहा है, मिड में है, लेकिन अभी तक दुकान का नामो निशान ही कोई नहीं वहाँ पे। अच्छा आपकी वीडियो शाहनवाज भी लाजमी देखेगा, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप शाहनवाज को? कि ये शाहनवाज को पैगाम देने के, तो उसको खुद पता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरी जो करतूत है, जो मेरी मिस्टेक्स है, उस पे इसको माफ़ी मांगनी चाहिए और इस जो प्रोजेक्ट इसको चलाना चाहिए। हमारी इससे कोई दुश्मनी नहीं है। अब इन्होंने कह लें कि इन्वेस्टर बामुकाबला इन्वेस्टर कर दिया, इन्वेस्टर को आपस में लड़ाने की कोशिश किया 2-3 ग्रुप बनवा के, तो उसको ये नहीं पता कि हम फिर एक जैसे हम सारे मुतासरीन में से एक दिन आना हमने फिर इकट्ठे हो जाना है।
तो इसकी ये चालाकी अब नहीं चलनी। तो इसको हमने यही पैगाम दिया था कि यार अगर हमारी आपसे दुश्मनी कोई नहीं है, हमारा मेन मकसद है शॉप्स या प्लाजा कंप्लीट करो, हमारी शॉप्स हमें हैंड ओवर करो। जब तक ये वहां पे मशीनरी नहीं लगाएगा प्लाजा कैसे कंप्लीट होगा? तो हमने इनसे कहा कि अब ये फिर बहानेबाजी कर रहा है कि 3 माह टाइम, 3 माह का टाइम। हम 3 माह का टाइम क्या दें? 3 साल तो हो गए हैं, 2023-24 से लगे हुए हैं, तो 3 साल में इसका कुछ नहीं हमको दिया, तो ये 3 महीने में इसने क्या देना? ये फ्रॉड कर रहा है, ये टाइम गेन कर रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा, इसके पास कुछ नहीं है। फ्रॉड पे मबनी है सारा प्रोग्राम। और ये अब दूसरे लोगों को बहका के पता नहीं कैसे इसने मीठी गोली दे के साथ लगा लिया, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी संभल जाएंगे। अब हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ भी शाहनवाज ने फ्रॉड किया, वही जैसे तमाम इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड किया। आइए जानते हैं इनके जज्बात, इन्होंने किस तरह खून पसीने से पैसे इकट्ठे किए और शाहनवाज के प्रोजेक्ट में लगा दिए। अब ये खून के आंसू रोने पे मजबूर है। जी नाज़रीन, जी अपना विस्म भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताएं नाज़रीन को, फैसलाबाद की अवाम को, कि किस तरह फैसलाबाद के अंदर जो गट वाला कमर्शियल प्लाजा स्टार्ट किया शाहनवाज ने, किस किस्म का फ्रॉड किया अवाम के साथ? सर पहली तो बात ये फैसलाबाद का नहीं, पूरे पंजाब का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉड है। बिगेस्ट पंजाब का बहुत बड़ा फ्रॉड इसने किया है। शाहनवाज सुन लें आप भी कि लोग आप पे किस तरह इल्जाम नहीं है, हकीकत पे मबनी बात है कि आपने लोगों के साथ फ्रॉड ही किया, इसलिए लोग आपको फ्रॉडिया कहने पे मजबूर हैं। तो ये आपको अब सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने लोगों के साथ धोखाधड़ी फ्रॉड किया हुआ, इसलिए ये लोग फ्रॉड का लफ्ज आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं। पहले इसने हमें 2019 में दुकानें बेची, 2021 का पोजेशन का 22 पे चला गया, 23 पे चला गया। 23 पे बात आई तो इसने इनवाइसेस इशू कर दी 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख की, जो कि अनवेरिफाइएबल है। उसके बाद प्रोसेस गुजरा, हमने एहतजाज किया अपना हक लेने के लिए। इसमें कुछ वो लोग हैं बेवे हैं, कुछ ने अपना जेवर बेच दिया। हर बंदा एक लेवल का नहीं होता इस तरह। उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी। अब वो किधर जाएं, अदारों से भी सवाल है कि वो लोग किधर जाएं। हम सीएम पोर्टल पर गए, एसी पास गए, एसपी साहब पास गए, हत्ता कि अब उसने उल्टा हम पर केस कर दिए। शाहनवाज ने उल्टा हम पर केस कर दिया है कि ये लोग मुझे फ्रॉडिया कह रहे हैं। भाई फ्रॉडिया ना कहे तो क्या हाथ डाले तुम्हें? तुमने 2023 में हमें दुकानें देनी थी। फिर जी हमारे पास 2024 में ACDR से एक लेटर आता है जिसे सेक्शन लेटर कहते हैं, वापडा का। उसमें इसने लिखा है फेस 1 और फेस 2। पहला बात, हमें इसने फेस 1 फेस 2 नहीं बेचा रॉयल और सोक ब्लो, मतलब बताया कुछ बेचा कुछ बिल्कुल। फिर दूसरी बात आ जाती है जब वो हमने अपनी प्रो से लेटर निकलवाया, वापडा ने कहा 2019 में आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, 2024 में आप क्यों फेस्को में जा में लिख के दिया। अब इसकी हट दर्मी देखे, कहता है जो होता है कर लो, मैंने 2029 तक कंप्लीट करना है। जब धमकियां दे रहे नाजरीन, यही शाहनवाज है और वही उसका जिशान शाह बेटा है जिन्होंने एक अच्छी खासी जो एडवर्टाइजमेंट की कि हमारे प्रोजेक्ट की जो पोजीशन है वो 2023 के दिसंबर में हम देंगे। अब इनको ये कहा जा रहा है कि जो करना है कर लो, हमने ये 2029 में देनी है। इस तरह ही है, बिल्कुल ये ऐसे ही है। इसे आपने सिंपल वर्ड्स में बयान कर दिया। अब ये कहता है जी जो कर लो 2029 तक है। कुछ ग्रुप है जैसे कि हम भी, वो भी भाई हैं हमारे, हम भी उनके भाई हैं। सबका मसला 4500 यूनिट्स इसने सेल की हैं, जिसमें 1600 कमोबेश 1700 बंदे हैं 4500 यूनिट ओनर्स के। अब ये कहता है जी कि 300 बंदे को लैदा कर दिया, 300 को लैदा कर लिया। मुझे बताया जाए जब एक प्रोजेक्ट शुरू होता है क्या उसमें मुख्तलिफ डिवाइड एंड रूल करके वो प्लाजा चल जाएगा या कॉलोनी चल जाएगी? नहीं ऐसे कभी भी नहीं चल सकती जब तक वो 1600 या 1700 बंदा एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आता। ठीक है। दूसरी बात, क्या ये हम रजिस्ट्री से करवा लेते हैं, कुछ करवा लेते हैं, हमारा तो हिस्सा ही हवा में है। ये कहता है मैं महीने में या साल में कंप्लीट कर देता हूँ। कैसे कर सकता है? एक असूल है, शटरिंग खुलती है 28 दिनों बाद। ये कैसे इतने लेंटर डाल लेगा जी? बस फिर दोबारा लोगों को साथ। दूसरी बात ये है, हमेशा फिनिशिंग जो MOUs होते हैं वो ब्रांड खुद करवाता है उस जगह की। ये कहता है फिनिशिंग मैंने करनी है। कैसे, क्यों? अगर मगर को छोड़ दे, हमें एक तारीख बताए, हम उसके साथ हैं, वो हमारे साथ है। सबसे बड़ा फ्रॉड जो कि ये किसी चीज को खुद ओनर ही नहीं करता और उसे इसने ओनर करके बेची है हमें। जिशान इसका बेटा है, वो ओनर करता है। जब मीटिंग्स होती है वो क्यों नहीं हमसे बात करता है? वो नए से नया कभी कोई वकील ले आता है हमारे थ्रू, कभी कोई वकील ले आता है। सर हमें एक तारीख दें, हम आपसे टक नहीं लगाना। जो हमारे कानूनी पैसे बनते हैं वो जो फाइलों पर लिखे हैं वो देने के लिए तैयार, हम देने के लिए तैयार है। मैं अपनी बात करूं, मैं दूंगा, लेकिन ये जो
सरेआम भत्ता है, ये नहीं हम देंगे। आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है हब में? सर मेरी तकरीबन 7 दुकानें थी, 7 दुकानें थी, जिनमें से मैंने सेल कर दी, कुछ प्रॉफिट पे कुछ नुकसान। इस वक्त मेरी 3 दुकानें हैं सेकंड फ्लोर पर। सेकंड फ्लोर पे। चलो शो नहीं होना चाहते। इन्वेस्टमेंट की थी और जब इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री शॉर्ट बताऊंगा, बाकी तो दोस्त सारा बता चुके हैं आप लोग। तो इसने जो है, जब इसने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसके पास कुछ फंड नहीं थे। इसने वहाँ ज़िम्मेदारों से जब ज़मीन ली तो इनका डिस्प्यूट हो गया फंड ना होने की वजह से। फिर उन्होंने स्टे करवा दिए खुद ही। फिर उन्होंने घर में एक रेंट पे लेके वहाँ कलेक्शन करते रहे। फिर इन्होंने जब इनके पास पैसे आए तो इन्होंने उनको क्लियर किया ज़िम्मेदारों को, और फिर ये इन्होंने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। ठीक है, पहले दिन से ही इनकी जो थी वो नीयत ठीक नहीं थी, ना इनके पास फंड से। और दूसरी बात कि फिर इनको ये हाई राइज करते गए। अब उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन के लोग हैं वो समझते हैं कि उस टाइम पे अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर आपका 1500-2000 में बड़े आराम से बन जाता था, 2000 में, और फिनिशिंग भी आप डाल के तो 5000 में आपका कंप्लीट हो जाता था। 5000 का 272 स्क्वायर फुट। ठीक है, और इन्होंने जो 80-80 स्क्वायर फुट की शॉप्स हैं वो कितने में पेश जो सेल की हैं लोगों को। तो ये डे 1 से इनका जो था नीयत इनकी फ्रॉड की थी। अब मैं आपको नैब के दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कर रहे थे, मैं पर्सनल अपने 2-3 नैब के एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ आपसे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 रिलीफ जो हैं वो नैब से लिए हैं। एक मेरे कोई अजीज़ थे, उन्होंने 1984 में नैब से, वहाँ लाहौर मास्टर ग्रुप था, उनसे शॉप ली उन्होंने। वो काशिफ फार्म्स का ओनर था, वो अमेरिका भाग गया था। ठीक है, नैब जब नैब ने केस टेकअप किया उस टाइम 1-1 लाख रुपया लोगों ने दिया था 1984 में। और जब 2019 में लोगों को रिलीफ मिला है तो अब जारी बात है उसके पास पैसे नहीं थे। मैं 3 एग्जांपल दूंगा कि रिलीफ नैब ने किस किस तरह दिया है। पहला मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि उन्होंने जब इसको टेकअप किया कि केस को, जिन लोगों ने एप्लीकेशनें दी थी, हाँ रिलीफ सिर्फ उस शख्स को मिलेगा जो नैब में अपीयर हुआ है, जिसकी एप्लीकेशन चली गई है, उसको नैब में रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जो इस प्रोजेक्ट में और लोगों ने शॉप्स परचेज की हुई हैं जो नैब में अपीयर नहीं होंगे, उनको कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिलेगा। अच्छा, उसमें ये हुआ कि 2019 में हमें उन्होंने बिठाया उनके साथ कि जाएं, इनका वहाँ ऑफिस है। अब वो सोसाइटी तो उन्होंने बनाई नहीं थी। अब उन्होंने कहा कि इनके पास ये एसेट हैं, आप देख लें इनके साथ बैठे कि कौन कौन सा सूट करता है। ठीक है, वहाँ से फिर आप जाके एस्टिमेट लगाएंगे कि भाई ये जो मैंने 1 लाख रुपया 1984 में इनको दिया था, अब इस हिसाब से उसकी ये वर्थ बनती है। उस हिसाब से वो प्रॉपर्टी अगर आपको देगा तो आप उस पर एग्री करेंगे। अगर वो आप उस हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं देगा, आप दोबारा नैब में बताएंगे कि नहीं ये हमें उस हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं दे रहा। नैब फिर उसकी जान नहीं छोड़ेगी। द एंड ये हुआ कि उनको वो कमर्शियल एक प्रॉपर्टी देनी पड़ी इस मौजूदा हिसाब के से, क्योंकि उन्होंने टॉम बनाया ही नहीं था। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये शेयर करने लगा हूँ कि एक मास्टर ग्रुप है, सब लोग जानते होंगे, ले पेरिस के नाम से उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। उसके उन्होंने फार्म बेचे लोगों को। वो कोई फार्म 80,000 का था, 90,000 का था, किसी को लाख का दिया, किसी को 1.25 लाख का दिया। उन्होंने बाद में कहा था कि हम हाउसिंग सोसाइटी बनाएंगे तो 2.5 लाख रुपए के हिसाब से हम इसको दोबारा एडजस्ट कर लेंगे। अब उनके कोई गवर्नमेंट के साथ इशू बन गए, वो प्रोजेक्ट नहीं बना सके। हम लोग नैब में गए। नैब ने मेरा दूसरे या तीसरे चक्कर में नैब ने गया, जिस दिन हमारी हेयरिंग डेट थी, वो क्योंकि प्रोजेक्ट उनके पास काफ़ी केस पाकिस्तान में काफ़ी फ्रॉडी हैं, चीटर हैं, जो लोगों से फ्रॉड करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। वो नैब फिर एक दिन देता है, उसमें उस प्रोजेक्ट के तमाम लोगों को बताता है। अब जिस तरह हमारी जब हेयरिंग स्टार्ट होगी तो नैब एक दिन देगा, अगर देखेगा ज़्यादा लोग हैं तो वो 2 दिन देगा। उस दिन सारे गट वाला कमर्शियल हाबी चलेगा। ठीक है, और उससे ये हुआ तीसरी हेयरिंग में जब मैं गया वहाँ तो उन्होंने कहा जाएं गुजरा वाले आपका मसला हल होगा।
मैंने कहा श्योर आप इंश्योर कर रहे हैं? नैब में जो आया था हमारा, उसने कहा जाएं, अगर आपका मसला हल ना हो फिर दोबारा आ जाएं। मैं वहाँ से गाड़ी पकड़ी, मैं चला गया वहाँ पे, उनका जो हेड ऑफिस था मास्टर टाइल वालों का, मैंने उनके साथ नेगोशिएट की। जहाँ मेरी नेगोशिएशन उनसे ख़त्म हुई, मैंने उनसे कैश पैसे वापस लिए, और फिर जब आप पैसे वापस ले लेते हैं, नैब में आपने एक राजीनामा देना है उनको साइन करके कि इसने हमें कंपनसेट कर दिया है, अब हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं है, तब उसकी जाके जान छूटती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनसे कैश लिया और फिर वो हमें जो है वहाँ से लीव मिला। और तीसरा वाक़या बताना हूँ कि लाहौर में एक थी ख़ियाबान अमीन सोसाइटी, लेक सिटी के बिल्कुल साथ है। जब उन्होंने घर अनाउंस किए कि 50 लाख में हम घर बना के देंगे, कंस्ट्रक्शन करके देंगे, ये कुछ 2010-11 की बात है। 11 में जो है उन्होंने जब 2 साल का इंस्टॉलमेंट का प्लान था 50 लाख में, उस टाइम 10 मरले का घर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो जो ख़ियाबान अमीन है ना, वो 15-20 मरबों में उससे भी ज़्यादा में है। तो वहाँ पे ना गवर्नमेंट की तरफ से एक रिंग रोड अनाउंस हो गया, हालांकि उनकी कोई गलती नहीं थी टाउन वालों की। गवर्नमेंट ने उनके जो है ना एनओसी बंद कर दिया, क्योंकि अभी कंफर्म ही नहीं था कि कहाँ से गुजरना है उसने और किधर से वो जाएगा। इसलिए जितनी भी सोसाइटियाँ उधर आती थी उनको उनकी डेवलपमेंट भी रोक दी और एनओसी भी रोक दिया गवर्नमेंट ने। उसमें मालकान का कोई कसूर नहीं था। 2-3 साल गुजर गए, जब रिंग रोड अनाउंस हुआ, रिंग रोड बन गया, रिंग रोड बना तो सोसाइटी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। आप देखेंगे लाहौर में मौजूद है ख़ियाबान अमीन, आधी इस साइड पे है, आधी दूसरी साइड पे है। अब लोग जो थे वो उसमें ओवरसीज भी बहुत सारे थे लोग, उन्होंने ओवरसीज GR1 में बना हुआ था कंप्लेंट सेल में जब लोगों ने वहाँ एप्लीकेशन दी तो वो उन्होंने भी, जब नैब ने टेकअप किया उसको तो उन्होंने रेफर कर दी उधर, ठीक है। और हम लोगों ने सिर्फ एक वाइट पेपर लिया, वहाँ अपनी रियल स्टोरी लिखी। ये तो अभी आपकी वकील साहब रहनुमाई कर रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिला है। जितनी बातें की हैं ये मैंने जो 7-8 साल का एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल उन्होंने आपको ये शेयर किया है, क्योंकि मैं जो जिस इंसान ने खुद वो उस प्रोसेस से गुजरा वो बेहतर बता सकता है। मैंने पेपर पे एप्लीकेशन लिखी, अपने हाथ से लिखी, किसी वकील ने मुझे गाइड नहीं किया कि इन्होंने ये पैसे लिए थे हमसे, ये इन्होंने बना के देना था। अब प्लॉट वहाँ पे मौजूद है लेकिन घर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जब 6 नैब में ये एप्लीकेशन गई 2017 में, अब 12 से 17 का जो था टाइम, उस दौर में रेट कितने बढ़े, कितने % महंगाई हुई। जब स्टार में एप्लीकेशन 17 में गई तो प्लॉट की कीमत उस टाइम 55 से 60 लाख रुपया थी, वहां पे अकेला प्लॉट 10 मरले का, ठीक है। नैब में एप्लीकेशन चली गई, हेयरिंग स्टार्ट हो गई। वो 2 पार्टनर थे, मैं उनका नाम ही लूंगा, A और B, टाउन का मैंने बता दिया है। वो A भी आपस में जब गवर्नमेंट से फंड लेने होते थे तो वो दोनों एक हो जाते थे। जब उन्होंने पब्लिक और लीव में था वो लड़ पड़ते थे आपस में, पब्लिक को ये शो करवाते थे कि वो नहीं बना रहा। अभी ये ड्रामे भी आपको सुनने में मिलेंगे जो हमने देखे हुए हैं। ये जितने भी पार्टनर हैं ये आपस में लड़ेंगे भी, ये आपस में सब एक हैं, आपने इनकी बातों पे यकीन नहीं करना। फिर ये आप जब इनके अपने मुफादत होंगे तो ये सब एक हैं, जब पब्लिक को इन्होंने कोई फायदा देना तो ये आपस में लड़ाई आपको शो करेंगे। वो क्या करते थे, कभी आपस में लड़ पड़ते थे, एक कहता था दूसरा नहीं, दूसरा कहता था पहला नहीं कर रहा, A नहीं कर रहा। उन्होंने नैब में देखा कि भाई A B में ज्यादा गिल्टी कौन है, वो जो A था वो ज्यादा गिल्टी था, नैब ने उसको अंदर कर दिया। उसके पासपोर्ट, अच्छा नैब जब अंदर करती है इनको, इनके पासपोर्ट, इनका ECL में नाम डाल देती है, इनकी फैमिली के एसेट सबको वो ब्लॉक कर देती है, क्योंकि ये एक्सेस नैब के पास हैं। वो ना इनको फ्लाई करने देंगे। कोई बाहर गया है, वहां भी पहले केस में बताया कि काशिफ खान को अमेरिका से लेके आए थे, वो अमेरिका भाग गया था। अच्छा, ये आपस में ये लड़ाइयाँ भी आपको इनकी नजर आएंगी कि आपस में लड़ेंगे पब्लिक के लिए कि उसका कसूर था, इसका कसूर था। अच्छा, उस केस में फिर क्या हुआ कि जब ये केस स्टार्ट हो गया, उन्होंने कहा घर बनाओ। वो वीकली पहले एक उन्होंने अंदर कर दिया और जो ठेकेदार था उसको कहा कि ये घर बना के दे।
आप यकीन माने कि ये हफ्ते वीकली वहाँ रिपोर्ट जमा करते थे कि ये घर इतना बन गया है, इतना बन गया है। मुझे यकीन है कि मैं आपको, इन्होंने एक स्टोरी बना के, जब हम गए वहाँ पे तो उन्होंने एक स्टोरी की पिक्चर लाई कि हमने इतना घर बना दिया है, तो नैब वाले ने उठा के फेंक दिया। उसने कहा ये तो 2 दिन में बन जाता है जो तुम ये बना के लेके आए हो, हमें जल्दी चाहिए कि इसको जल्दी कंप्लीट करो। और अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि वो टाउन वाले जो थे वो एक्स्ट्रा पैसे ले सकते थे, क्योंकि वो एनओसी गवर्नमेंट की वजह से डिले हुआ था, गवर्नमेंट ने उनको काम नहीं करने दिया। यहाँ तो इनकी बदनीति है, पब्लिक ने तो इनको पैसे दे दिए अपने टाइम पे, लोगों से ये दूसरा फाइन भी लेते रहे, जिसकी कोई इंस्टॉलमेंट लेट होती रही है उससे फाइन भी। प्रोजेक्ट तो इन्होंने बनाना था, हमारी पब्लिक की तरफ से तो किस तरह से कोई डिले नहीं हुआ। अच्छा, वो प्रोजेक्ट फिर जब उन्होंने फिनिशिंग कर दी ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि जब वहाँ गए उन्होंने कहा, नैब ने कहा कि जाएं अब आपको घर मिलेगा। ओपनिंग उधर सरनी हुई और चेयरमैन नैब ने हमें पोजीशन दिए उधर, उसमें किसी स्टेज पे ना कोई हमने सिफारिश करवाई, ना कहीं 1 रुपया भी रिश्वत देने की जरूरत पड़ी हमें जो है, ठीक है। नैब ने लोगों की पता नहीं कितने साल की जमा पूंजी जो डूबी हुई थी लोगों की रिकवर करवाई है फ्रॉडियों से, ठीक है। और फिर ये भी हुआ, यहाँ तक नैब ने जान नहीं छोड़ी। मैं वहाँ गया, उन्होंने सेंट्री का काम रहता था वहाँ पे, टूटियाँ शूटियाँ उन्होंने नहीं लगवाई थी। मैंने कहा इन्होंने तो काम करवाया नहीं, अभी टूटियाँ रहती हैं। वो दोबारा, जब आप नैब में चले गए हैं, जब तक आप नैब में दोबारा एफिडेविट नहीं देंगे कि उन्होंने हमें क्लियर कर दिया है, हमें कंपनसेट कर दिया है, हम सेटिस्फाइड हैं, इनकी जान नहीं छूटेगी। ये मैंने फेस किया, मैं आपको वो बता रहा हूँ। जो बंदा भी आप में से वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहे वो मुझसे रब्ता कर ले। अच्छा, उसके बाद फिर हुआ, मुझे कम्प्लीट कर लेने दीजिए। और फिर क्या हुआ कि वहाँ ना टूटियाँ जो है ना, वहाँ उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, तो रात को चोरी करके ले गया कोई बंदा। मुझे जब मैं गया वहाँ तो वहाँ सेंट्री का सामान ही नहीं था। मैं दोबारा नैब में आया, मैंने कहा कि वो उन्होंने वहाँ सेंट्री का सामान नहीं लगाया। उन्होंने कहा फिर इसको कंप्लीट करो, उन्होंने दोबारा लगवा के दी, पोजीशन दिया। फिर मैंने उनको लिख के दिया कि भाई जो इन्होंने हमें से प्रॉमिस किया था वो पूरा कर दिया है, और कोई 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। अब अगर वो देखे उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, उन्होंने अगर अपनी साल बचाई है बिजनेस, तो उस टाइम तो 60 लाख का प्लॉट था, और कितने पैसे, कितनी महंगाई जो है उसकी रेशो कितनी बढ़ चुकी हो गई जब 2018 में उन्होंने पोजीशन दिए हैं, ठीक है। और यहाँ तो हमारा कोई कसूर ही नहीं है, प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं बनाया, पैसे इन्होंने लोगों से ले लिए हैं, फ्रॉड इन्होंने लोगों से किया है, ठीक है। तो लिहाजा आप लोग जो है, आप लोगों से इल्तमास है कि आप लोग अपने कायम रहें। जितने भी अपने दोस्त अहबाब हैं उनसे आप रिक्वेस्ट करें, जो भी किसी का है बंदा वो नैब में एप्लीकेशन दे। वहाँ पे आपके साथ तो एक लीगल टीम पूरी है, और तीनों केसों में मेरे साथ कोई लीगल टीम नहीं थी। हाथ से एक एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने कहा जो वाकया आपके साथ पेश आया वो लिख दें। तीनों केसों में 1 रुपया हमने रिश्वत नहीं दी, ना किसी की सिफारिश की जरूरत पड़ी है। वहाँ पे जो फैक्ट एंड फिगर थे वो हमने बयान कर दिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 रिलीफ लिए हैं। आप लोग जो हैं ये आप कायम रहें, इंशाल्लाह ये पंजाब की हिस्ट्री का बहुत बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। इतना बड़ा फ्रॉड जो है कहीं नहीं हुआ। और नैब जो है, मैं तकरीबन 4 को वहाँ गया है, हमने इंडिविजुअल भी एप्लीकेशन दी है, नैब ने इसको टेकअप कर लिया है, वो वर्किंग कर रहे हैं। जब वर्किंग कर रहे हैं तो इनको ECL में भी डाल देंगे, वो जो बाहर भाग गए हैं उनको भी नैब वापस ले आएगी। आप परेशान ना हो, इत्मीनान रखें। और जो लोग बस एक जहाज समझ के इसको ये करें कि जिनके भी दोस्त अहबाब रह गए हैं जो नहीं अपीयर हुए नैब में, वो एप्लीकेशन आप इनको दें या आपने जाके इंडिविजुअल दें वहाँ, ताकि जो आपकी जो जिस मालियत की नैब को रिक्वायरमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकें, और इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। कोई आपको और चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तीनों केसों में नैब ने किसी केस में हमने नहीं कहा कि इनको कोई और पैसा दें या महंगाई होगी। हालांकि वो तीसरे केस में 50 लाख में 2018 में घर किसी को मिलता है, खैबान मीन में हमने लिया है। कोई बंदा देखना चाहे हम मेरे से रब्ता कर ले, हम उसको फिजिकली जाकर दिखा देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह नैब ने ये पोजीशन लेके दिया है, कोई 1 रुपया भी नैब ने नहीं दिलवाया एक्स्ट्रा। और कोई बंदा एक्स्ट्रा पैसों की बात ना करे। ये एक्स्ट्रा पैसे या जो ये चार्जेस मांग रहे हैं ये तब थे जब ये ड्यू डेट में पूरा करते।
ये तो अपने उस पर कायम ही नहीं रहे, इन्होंने तो अपना एग्रीमेंट पूरा ही नहीं किया, तो हमने इनको किस चीज़ के पैसे देने हैं। और ये है कि आप लोग बस अपने में इत्तेहाद रखें, जो आपके लीगल टीम है इनके साथ कोऑपरेट करें, और जितनी मतलूबा लोग वहाँ चाहिए वहाँ आप पहुँचा दें। किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है, कभी वहाँ पैसा नहीं चलता। इंशाल्लाह आपको मेरिट पे इंसाफ मिलेगा और इनके और मामला भी वहाँ खुलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब, बड़ी हौसला अफजा गुफ्तगू की। और अगर अभी भी किसी दोस्त के दिल में शक है तो वो अपना शक दूर कर ले, इंशाल्लाह फतह हमारे कदम चूमेगी।